भाई एक सिंगर ही है अरमान मलिक, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भाई किसी सिंगर को गाने के लिए पैसे ही नहीं मिलते। यार होता होगा ऐसा। होता है ऐसा भाई, डिप्लोमेटिक मत बनो। देखो एक एक्ट्रेस को मैंने टेक्स्ट किया था बहुत साल पहले, देखिए तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताइए मत। अब तो नहीं बताएंगे, बताओ। उसके बाद कट्टू 6-7 साल बाद ना दोस्ती हुई इस एक्ट्रेस, तो कहती व्हाई कांट आई फाइंड यू ऑन इंस्टाग्राम। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था कि इसको ऑल राइट गाइस, स्वागत है नए पॉडकास्ट में और हमारे नए सेटअप में। और मैं बता दूं अपनी जनता को, हम नए नए सेटअप और लाने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो आज के गेस्ट है एकदम नए ताज़े हैं। और मैं इनसे पूछता था कि आपने कभी पॉडकास्ट किया है क्या पहले, तो ये कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है। ये इंडस्ट्री के हमारे बहुत ही टैलेंटेड होनहार सिंगर हैं। 100-200 मिलियन तो इनके लिए बहुत आम बात है, इनके गाने के व्यूज़ पे। तो ये जो सिंगर है, इनका नाम है विशाल मिश्रा जी। क्या हाल है भाई जी, कैसे हो आप? पनीर जैसा महसूस करा, ताजे हैं। नए और ताज़े हैं बिल्कुल, अभी अभी डेयरी से निकले हैं। और हम सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, आपसे मिलना कैसे हुआ। भाई हमें बहुत खुशी होती है जब किसी कलाकार के साथ हम बैठते हैं, स्पेशली ऐसे कलाकार जो छोटे शहर से उठ के बॉम्बे जैसी इंडस्ट्री पे रूल कर रहे हैं, हमारे यूपी के भाई। मज़ा आ जाता है, ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है हम में से कोई एक भाई फोड़ रहा है। और आज हम जानेंगे कि ये सब आपके करियर में कैसे हुआ। भाई मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत करते हैं, एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स सुना दो हमें, बता दो इंडियन आइडल के टाइम की। और इंडियन आइडल के टाइम की वो रील भी काफी आपकी वायरल हो रही है जो इंडियन आइडल की है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे म्यूजिक इमोशंस की तरह दिखाई दे, सच बात है ये। तब मैं बहुत छोटा था, छोटा तो मैं अब भी हूँ लेकिन वो आई थिंक 2009 या 10 की बात है। उसकी पहले का एक्चुअली किस्सा है जो किसी को पता नहीं है। 2008 में मैं ऑडिशन देने गया इंडियन आइडल का, पहली बार 5 स्टार होटल गया मैं, ताज होटल में ऑडिशन था लखनऊ में। और जावेद साहब बैठे हुए थे मरून कलर का कुर्ता पहन के, मैंने हाथ में कीबोर्ड पकड़ा हुआ था और गाने गा रहा था। सुबह से लाइन में खड़े हुए थे हम लोग एंड नंबर आया, गाने गाए, सब बहुत अच्छा हुआ। एकदम से जावेद साहब ने रोका, मैंने फिर बोल दिया था फिर। तो कहते आप फूल है कि फूल है? फ्लावर और फूल मैं बोला मैं फूल हूँ। मुझे पता नहीं था कि फा और फा में क्या अंतर होता है। वहाँ से जर्नी शुरू हुई तलफ़ुज़ साफ़ करने की, उर्दू सीखने की। तो जावेद साहब बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। फिर मैं तो 2005 से लगा हुआ था इंडियन आइडल 1 से। अच्छा, वो जो रील वायरल हुई है वो 2011-12 की है शायद। अनु बैठे हुए हैं, सुनिधि बैठी हुई है, सलीम बैठे हुए हैं। 2004 में भी गए थे आप? 2005 में गया था मैं, 2005 से लगा हुआ। बहुत लाठियाँ खाई हैं हम लोगों ने। तब तो लेजिट लाइन लगती थी, 3.5 4 लाख लोगों की। सुबह 5 बजे जाते थे, नंबर ही नहीं आया। कभी कभी नंबर आया 23-24 घंटे बाद, तो हमने गाया बोले नेक्स्ट। उस टाइम क्रेज भी बहुत ज्यादा था भाई इंडियन आइडल का ना, टीवी पे इतना ज्यादा लोग तब देखते थे। एक्चुअली इतना एक्सपोजर भी नहीं था ना यार, मतलब अब हम यहाँ बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं। तब तो माध्यम एक ही था कि पेपर में छपवाओ, पेपर में छप रहे हो तो लोगों को लग रहा है कि आप फेमस हो रहे हो। बहुत बहुत कमाल था। तब एक लाइन बोली थी, म्यूजिक इमोशंस की तरह दिखाई देती। फिर बॉम्बे जाके रिजेक्ट हो गए वो लाइन बोलने के बाद लेकिन बहुत वायरल किया लोगों ने वो कि इंडियन आइडल से रिजेक्ट हुआ, फिर फिल्म फेयर जीता और वो सब XYZ। आपके फादर क्या करते भाई? मेरे पापा वकील है अच्छा, और मेरे पूरे ख़ानदान का प्रॉपर्टी का बिजनेस। फिर तो मालदार पार्टी हो। नहीं भाई, अरे भाई प्रॉपर्टी वालों पे ही तो पैसा ही। हाँ भाई, बेटा उन्नाव में इतनी प्रॉपर्टियाँ होती नहीं है उन्नाव बहुत अलग सी जगह। अभी भी तुम लोग जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ से आया हूँ। तब बहुत नामुमकिन था ये कहना किसी से कि आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो, क्योंकि लोग आपका मखौल उड़ाएंगे। मैं जब किसी से बोलता था मुझे गाना गाना है, तो बोलते नहीं करना क्या चाहते हो ये तो शौक होता है करो ये थोड़ा हमारे वाला हो गया, तुम यूट्यूब पे क्या करते हो, वीडियो बनाते हो, अच्छा वैसे क्या करते हो यही करते हैं। नहीं, अब तो बहुत कूल हो गया यार मॉम डैड। तब तो बहुत मार खाई है हमने, बहुत झूठ बोल के ऑडिशन। वो ऑडिशन भी की जिसकी रील भी वायरल है, वो भी झूठ बोल के गया था मैं। अच्छा, और कमाल है ना यार, 2012 अभी 2023 ख़त्म हो रहा है, 11 साल हो गए। 70 गाने आ गए यार। क्या बात है भाई एक से एक हिट दिया है आपने यार, एक से एक हिट। भाई। तो जब आप रिजेक्ट हो गए इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे तो लोगों को लगता है जाएंगे तो उसके बाद काम शुरू होएगा। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते जो लोग रिजेक्ट होते हैं उनका काम कैसे शुरू होता है। तो आप अगर कुछ बता सकते हो कि हाउ डू यू। देयर इज़ नो प्रोसेस टू इट। आई फील देयर इज़ नो फिक्स्ड प्रोसेस जहाँ पर जिस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जो अपने तजुर्बे से पाया वो ये है कि अगर आप सच्चे हो और अगर आप अच्छे हो
और आप अच्छे इंसान हो, आप किसी का नुकसान नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं सोचते, और आप अपनी कला के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, आप रियाज करते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग, व्हाटएवर, इफ़ यू आर गुड एट इट एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट, इफ़ यू आर रियली डीप इनटू इट, देन आपको कोई रोक नहीं सकता। एक यूरेका मोमेंट आता है ज़िंदगी में जब आप चीज़ें इकट्ठा कर रहे होते हो, चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती हैं, और आप बोलते हो यार क्यों नहीं हो रहा है, मेरे के लिए क्यों नहीं हो रहा है, इसने बनाया देखो इसका अच्छा चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। ये सब जो ख्याल आते हैं आम तौर पे ज़िंदगी में, ये एक मोमेंट आता है और ना सारी चीज़ें जुड़ के छलकने लगती हैं, सारे सिरे जुड़ जाते हैं। वो मोमेंट मेरे लिए शायद कबीर सिंह था, जहाँ पर मैंने उससे पहले जितना भी काम कर रखा था, जो आप लोग कैसे हुआ कह रहे थे, कैसे हुआ ने क्या किया कि उसके पहले विशाल मिश्रा ने जो भी किया था वो सब जोड़कर एक शख्स बनाया जो आपके सामने बैठा। सो इट हैपन्स इन लाइफ, और मैंने यही सीखा है कि यार लगे रहो, आप अच्छे हो, अगर आप मेहनत करते हो और आप सच्चे हो तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। बट भाई जब आप इंडियन आइडल से रिजेक्ट हो गए, घर गए, तो फिर नेक्स्ट मूव क्या था? आप बॉम्बे गए? चिकन पॉक्स हो गया मुझे तुरंत, घर जाते ही डिप्रेशन में अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि ये डिप्रेशन है, क्योंकि हमें तो बताया नहीं किसी ने कि डिप्रेशन क्या होता है। तो अब जाकर इतनी अवेयरनेस, एंड आई एम सो ग्लैड कि लोग बात करते हैं इस बारे में। बट आप उस चीज से बाहर कैसे आए कि मतलब हमें पता ही नहीं लगा तो हम अंदर ही नहीं गए। अच्छा हमें लगा हम उदास होंगे यार, हम रिजेक्ट हो गए इसलिए उदास होंगे। नहीं, माय फादर वाज रियली एडमेंट कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने 2009 में डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक क्विट कर देता हूँ, और 2009 में मैं चला गया भुवनेश्वर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था और मैं झूठ बोल रहा था, और उन्नाव में तो कुछ भी नहीं था, ना कोई सिखाता था ना कुछ था। मेरे पास कीबोर्ड था, मैं तब 7-8 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था। चला गया भुवनेश्वर, वकालत पढ़ने लगा 2009, 2010, 2011, 2012 में हमारे एक मित्र हैं कुमार गौरव, यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने हमसे कहा एक शो बन रहा है भारत की शान, वो उसका ऑडिशन दे दे डीडी नेशनल का। मैं बोला पागल है, हर जगह से रिजेक्ट हो जाता हूँ, यहाँ भी जाऊँगा रिजेक्ट हो जाऊँ। ऑडिशन दिया, उन्होंने बम्बई बुला लिया, फिर एक एपिसोड आया, मुझे लगा चलो पापा एटलीस्ट ये तो खुश होंगे कि ये 10 साल से लगा है, एक एपिसोड टीवी पे आ गया इसका। फिर 1 आया, 2 आया, 53 एपिसोड आया, मैं जीत गया वो शो। 2012 23 दिसंबर को वो शो जीता मैं, फिर मैंने बॉम्बे छोड़ा नहीं कभी। तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी जब जीत गए? मुझे लगा बाहर खड़ा है, लोग खड़े होंगे, अब बोलेंगे विशाल भाई आके गाना गाओ यार। तो मैं बाहर निकला तो 650 रुपये, एक फ़ोन और एक मित्र का घर 15-20 दिन के लिए, यही था मेरे पास। पापा ने बोला कि मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, बहुत हो गया, डिग्री पूरी करो जाके। मतलब जब आप ये शो जीत गए उसके बाद अंकल का ये रिप्लाई था? हाँ, कि डिग्री कंप्लीट कर। मैं 3rd ईयर में था तब, और कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो होप, देयर वाज नथिंग। एंड तो पहले एक मकान लिया दोस्तों से पता करके, 15-20 दिन कहीं रुके, फिर उसके बाद एक छोटा सा घर था, और सीलिंग फैन नहीं था वहाँ पे, वहाँ रुके, सुबह 4 बजे पानी निकालना पड़ता, कभी किया नहीं था ज़िंदगी में, क्योंकि घर पे तो मम्मी करती थी, आदत थी। वहाँ जाकर किया, फिर धीरे से आकाश ओझा मेरा एक दोस्त है वो मिला, कानपुर का था वो, उसके साथ रहने लगे, 7 लड़के, ऐसे ज़मीन पे सोते थे हम लोग। और ललित जी को असिस्ट करने लगा मैं, जो जज थे हमारे, जतिन ललित एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके ललित पंडित को असिस्ट करने लगा। फिर 7-8 महीने बाद सैलरी मिलने लगी 2500 रुपये। फिर 2500 रुपये लगा कि क्या बात है यार, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे रास्ता बनता गया। मैं प्रभुदेवा से मिला, प्रभुदेवा ने बोला मैं एक तमिल फिल्म कर रहा हूँ, एक गाना सुनाया, ही रिजेक्टेड दैट सॉन्ग, ही सेड बेकार गाना। इन 6 months लेटर ही कॉल्ड मी, ही सेड मैं एक तमिल फिल्म कर रहा हूँ, देवी नाम है पिक्चर का, करोगे? और करोगे मतलब मैं तो बैठा हूँ इधर। वो किया, फिर मराठी फिल्में करी बहुत सारी, महेश पांजरेकर के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक कॉन्फिडेंस देने में। फिर सलमान भाई मिले, उनके साथ फिल्में करी, पीछे रिया मिली, रिया ने वीरे दी वेडिंग दी, तो धीरे धीरे फिर इरफान भाई मिल गए। इरफान खान पहले वो शख्स थे जिन्होंने मुझे बम्बई में साइनिंग अमाउंट दिया। तो मेरे पास बहुत फटेहाल हालत थी यार उस वक्त। उन्होंने मुझे और राजशेखर, जिन्होंने पहले भी मैं लिखा है, हम दोनों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक दिया, अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं बस बोलने ही वाला था, अमाउंट नहीं बताऊंगा, अमाउंट नहीं बताऊंगा। लेकिन यार वो अमाउंट मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि उस बॉम्बे जैसे शहर में अगर आपको कोई उम्मीद देना, और पूरी दुनिया में अगर आपको कोई उम्मीद दे रहा है, आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। उन्होंने चेक दिया, एक फिल्म दी, करीब सिंगल नाम था फिल्म का, और उसमें एक गाना बनाया हम लोगों ने, जाने दे, वो भी राजशेखर ने लिखा, आतिफ ने गाया, मैंने बनाया। और फिर धीरे धीरे जीवन बदल गया यार।
कमाल हो गया, पता नहीं लगता। आज भी मैं सोचता हूँ तो आई कांट फाइंड वन सिंगल मोमेंट वेयर थिंग्स चेंज फॉर मी। आई वॉज वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम, बट जब मैं सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू हुई ये बात और अब कहाँ है, और सबसे बड़ी जीत ये है कि यार उन्नाव में, लखनऊ में, गाज़ियाबाद में, एमपी में, भोपाल में अब लड़के ना पापा को ये नहीं बोलते कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, और वो सीधे बोलते हैं करना चाहता हूँ मैं क्योंकि विशाल ने किया। सही बात। अब कोई डाउट नहीं करता उनका। ये सबसे बड़ी जीत है। ये सारे जैज़ में, सारे ग्लिट्स में, सारे स्पार्कल में ना सबसे बड़ी बात ये है कि अब किसी छोटे शहर का लड़का ये बोल सकता है अपने फादर को या अपनी मदर को कि भाई विशाल साहब ने किया है तो हम भी साहब करेंगे। सही बात है भाई। भाई अब क्या कहते हैं घर वाले आपके? इंजॉय कर रहे हैं अब तो। आपने बॉम्बे बुला लिया उन्हें अपने पास? बॉम्बे बुला लिया यार। वो मेरे खिलाफ नहीं थे। मैंने रियलाइज़ की ये बात अब जब मैं धीरे धीरे थोड़ी सी विजडम गेन कर रहा हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि फादर और आपकी माँ और आपके पापा सिर्फ ये चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, और उसमें कोई बुराई नहीं है। संगीत की फील्ड जब आप उन्नाव के किसी बाप से अगर पूछेंगे कि आप संगीत में अपने बच्चे को भेजेंगे तो he'll say no, बिकॉज अगर आप यूट्यूबर बनने के लिए अपने डैड को तुमने बोला होगा या तुमने बोला होगा तो वो लोग बोलेंगे क्यों भाई, नौकरी करो यार, IAS बनो, PCS बनो, DM बनो, डॉक्टर बनो। धीरे धीरे वो बदल रहा है। अब डैड्स भी बहुत कूल हो गए हैं, हमारी जनरेशन के जो फादर्स हैं। ये सब कुछ हो रहा है भाई जी, कह सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से लोग ज़्यादा देख रहे हैं और समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इसको क्रेडिट देना, क्योंकि जब मैं बॉम्बे गया था तो सोशल मीडिया तो था नहीं, तो नंबर ढूंढने का एक स्ट्रगल था कि इस बंदे का नंबर क्या है। कांटेक्ट कैसे करें? अब तो DM कर देता है बंदा सीधा। और अगर टिक लगा तो खास खोल भी लेता है, अच्छा ये टिक वाला ये खोलता हूँ। अच्छा, कभी कभार वो भी नोटिस कर लेते हैं तो वो भी कर लेते हैं भाई ये तेरा काम अच्छा है। मैंने एक बार सेलेना गोमेज को किया था स्नैपचैट 2012 में। बता दो यार, रिप्लाई आ गया क्या? बताओ ना, बोलो यार। उसमें लिखा है सीन। मैं बोला खुश हो गया, मैं इतने से ही खुश। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत ईजी हो गया, उतना ही डिफिकल्ट हो गया क्योंकि सबके पास एक्सपोजर अवेलेबल है। नंबर ढूंढने के लिए 50 रुपये देता था मैं। एक लाइब्रेरी थी लोखंडवाला में, किताब की दुकान थी वहाँ। फिल्म इंडिया नाम की एक किताब आती है बम्बई में, लाल कलर की, जिसमें सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के नंबर होते हैं गलत। वो बाद में मुझे पता लगा कि वो गलत। तो मैं 2-3 बार उस किताब की दुकान में गया, मैंने बोला नंबर दे दो, तो उसने बोला 50 रुपये लगेंगे नंबर के। तो महेश भट्ट साहब का नंबर मिला, उनको फ़ोन किया, वही थे जिन्होंने उनके ऑफिस में बोला कि अगले साल अक्टूबर में मिलते। मैं बोला 1.5 साल बाद। इस अप्रोच के बारे में तो मालूम ही नहीं था हमें कि ऐसे नंबर भी बट रहे हैं 50-50 रुपए में। ये यार बम्बई बड़ी कमाल की जगह है, जहाँ सपने होते हैं ना वहाँ सपनों की कीमत भी होती है। और सिर्फ ख्वाब ही हैं बम्बई में ना, हर इंसान ख्वाब लेके आता बॉम्बे में। मुझे एक्टर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे सिंगर बनना है। और ख्वाब, उस सारी ख्वाबों की बहुत कमाल की एनर्जी है जो बम्बई को रफ्तार बोलते हैं ना लोग, की रफ्तार, एक्चुअली रफ्तार तो दिल्ली में भी है, बट इतने सारे ख्वाब हैं, वो ख्वाब जब मिलते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है जो कि बहुत स्पीड अप कर देती है चीज़ों को। इसलिए हमको बॉम्बे थोड़ा रेस्टलेस करता है, जो खासकर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में दारू के हाथ ज्यादा टकराते हैं इसलिए ज्यादा मिलते हैं। इन टकराते तो बॉम्बे में लेकिन ख्वाब की अलग एनर्जी होती है। जब सही बात है। 10 लोग एक कमरे में बैठे हों जिनको सबको मिलियनेयर बनना है, तो उस कमरे की एनर्जी बदल जाएगी। उसमें से 5 को मिलियनेयर बनना है, 1 को संत बनना है, 1 को PO बनना है, 1 को बैंक मैनेजर बनना है, तो उस कमरे की एनर्जी अलग होगी। तो क्योंकि वो एक जगह है जहाँ सारे लोग ख्वाब लेके आते हैं और ख्वाबों की एनर्जी है उस शहर में, इसलिए वो शहर तेज़ लगता है। भाई वैसे एक बात बताओ, जैसे बॉम्बे में आपका टाइम था कि आपको 2500 रुपये सैलरी मिल रही थी, वो भी आपको लग रहा था कि ठीक है यार गुजारा करने लायक चल रहा है मामला। बट अब क्या सीन है बॉम्बे में? क्या सच में ऐसा है कि इंडस्ट्री में लोग अपकमिंग टैलेंट को फ्री में काम निकलवाने के लिए करते हैं और लोग सर्वाइवल के लिए काम करते हैं? बॉम्बे बहुत अच्छी जगह है और इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है। इंडस्ट्री में मेरे साथ तो किसी ने आज तक गलत नहीं किया। पहले प्रोजेक्ट के लिए 30,000 रुपये मिले थे मुझे, हालांकि खर्च मेरे 1.5 लाख हो गए थे। हाँ, फ़ोन बेचना पड़ा था मुझे, लेकिन तो यही तो इसमें गड़बड़ कहाँ थी कि आपको डिलीवर करना था उस लेवल का, इसलिए आपने खर्चा ज़्यादा करा, या फिर वहाँ से कम मिला? इट वॉज माई ग्रीड टू साउंड बेटर। ओके। जब आप अपने पॉडकास्ट के लिए ये बदल रहे हो, सेटअप बदल दिया आपने, कल हो सकता है कहीं और चले जाओ। इट इज़ योर ग्रीड टू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स इन द मार्केट। तो वो आपसे कराती है ये चीज़ें जहाँ पर आप सबसे अच्छे होना चाहते हो। और बम्बई में यार कोई किसी का गलत नहीं करता, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है और लोग जेन्युइनली मौके देते हैं लोगों को। दूर से आप अपने ओपिनियन बना सकते हो इस चीज़ के बारे में, बट मी बीइंग एन आउटसाइडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश,
मैं सबसे ये बात कह सकता हूँ कि बेझिझक, और इंडस्ट्री तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो इंडस्ट्री क्या होता है, कोई लोहा तो बनता नहीं है, सिनेमा बनती है, कला बनती है, कलाकारों की नगरी है बम्बई, और अगर आप कलाकार हैं तो उससे अच्छी जगह कोई नहीं आपके लिए। दोस्तों, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे ऑडियो पार्टनर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं शेनाइज़र के EWDP माइक्स, जिनको फ्रीलांसर फिल्म मेकर्स के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रख के बनाया गया है। इसकी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की वजह से ऑडियो क्वालिटी एकदम चकाचक आती है, और हम इसे ब्लूटूथ से भी आसानी से कनेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं भाई। इसके अलावा आपको गाइडेंस के लिए स्मार्ट नोटिफिकेशन भी दिया गया है, और मैग्नेटिक और स्टैकेबल रिसीवर्स की वजह से इसकी माउंटिंग भी काफ़ी आसान है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ये माइक्स खरीद सकते हैं। चलो फिलहाल पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। भाई एक सिंगर यार मान मलिक, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भाई किसी सिंगर को गाने के लिए पैसे ही नहीं मिलते, और इसलिए वो थोड़ा सिंगल्स के ट्रैक पर चले गए बॉलीवुड छोड़ के, कि एक गाने को कई सिंगर से गवाया जाता है, सिंगर को गा के पता भी नहीं है उसका गाना पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा। पता चलता है कि मतलब गा के वो चला गया घर और किसी और की आवाज़ में वो गाना पिक्चर में आ गया है। यार होता होगा ऐसा, होता है ऐसा भाई, डिप्लोमेटिक नहीं डिप्लोमेटिक नहीं बोल, मैं एकदम सच बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो, मैं तो पैसे लेता हूँ गाना गाने के, ठीक है, मेरे जितने भी सुपरहिट गाने सबके पैसे लिए, ठीक है। कुछ गानों के नहीं भी लिए। बट आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी गाने का ऑडिशन मतलब आपसे टेस्ट करवाया, मतलब ठीक है उनका काम है, जो बेस्ट सूट करेगा वो पिक्चर में आएगा, बट आपको भी टेस्ट करा, औरों को भी टेस्ट करा, किसी और का डाल दिया, आपके साथ ऐसा? कभी नहीं हुआ ऐसा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं खुद कंपोज़र हूँ। हाँ तो मेरे साथ नहीं करते लोग ऐसा। आप लोगों के साथ करते हो ऐसा? नहीं, मैं नहीं करता कि अपनी भी टेस्ट करी, किसी और की मेरा टेस्ट? गाना मुझे लगता है गाना जब बन रहा होता है ना, तब बता देता है वो कि किसको गाना चाहिए, और मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। अभी फ़िलहाल क्या हुआ था, गदर आई थी हमारे, उसमें गाने थे, एक गाना था मेरा चल तेरे इश्क में, और दिल झूम मैंने एक गाना गाया था जो कि अरिजीत ने गाया बाद में, बट दे ऑल्सो रिलीज माई वर्जन बिकॉज दे थॉट इट विल बी गुड फॉर देम एंड इट डिड रियली वेल। सो इट्स अबाउट, यार आप अगर बेनिफिशियल हो ना लोगों के लिए, आपको कोई बाहर नहीं करता, और ये सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर हम कहीं किसी भी चीज़ का समागम हो रहा है, कोई भी कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उसमें एक दूसरे के लिए दोनों बेनिफिशियल हैं कि नहीं, ये दुनिया है, ये सच है आज की दुनिया में। लोग सिर्फ इमोशनली किसी को काम नहीं देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी होती हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे होते हो तो आप रेलेवेंट है। अगर वो इमोशनली भी काम दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है, नेपोटिज्म वहाँ चल रहा है। अदरवाइज पैसा इन्वॉल्व है या फिर बेनिफिट इन्वॉल्व है। इमोशनली भी आदमी उसी को काम देता है जिसमें कोई फ़ायदा होता है, ये बात याद रखना। मतलब काम देना बहुत ही टैलेंट बेस्ड है, टैलेंट से इमोशन का कोई लेना नहीं। अगर आज की डेट में मेरे गाने चलेंगे तो लोग चाहेंगे कि मेरे गाने रखें, अरिजीत के गाने चलते हैं लोग चाहते हैं अरिजीत के गाने रखें, जुबिन के गाने चलते हैं लोग चाहते हैं जुबिन के गाने रखें। whoever, I'm just naming a few names, जो भी आज की डेट में रेलेवेंट है या जो स्ट्रीम हो रहा है उसके गाने आएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। यार बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, मैं हर बार, और इंडस्ट्री कोई मुझे पैसे तो देती नहीं है चीज़ कहने बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हम सब इंडस्ट्री के लिए ही सर्वाइव कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे जितने लोग हैं और कितने करोड़ों लोग हर दिन। बम्बई में डेटा कहता है कि 25 से 26 हज़ार लोग आते हैं। अगर वो जगह अच्छी नहीं होगी ना तो लोग पागल हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कैसे इस चीज़ के बारे में जाना है, कैसे ऑडिशंस देने हैं, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे पॉडकास्ट शुरू करनी है। कितने लोग शुरू कर, तुम लोगों से पूछते होंगे कि यार पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, वो हमें हेल्प करो, हम अपना चैनल बनाना चाहते हैं। कभी कभी गाइडेंस मिसिंग होती है, बट बॉम्बे इज़ अ मैजिकल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। भाई थोड़ी बात करते हैं आजकल, जो पहले हम जब छोटे थे आप और हम सब, तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता था पूरी मूवी का, वो 5-6 ट्रैक बना देता था और अलग अलग सिंगर्स गाते थे। फिर ऐसा ट्रेंड आने लगा, सिंगर्स ही कंपोज़र हो गए, टैलेंट इतना अच्छा हो गया। फिर मतलब वही हुआ कि मतलब एक डुओ आ गया जो 5-6 गाने बना रहे हैं। अब सब इंडिविजुअली हो रहे हैं, जैसे आपने एक गाना खुद कंपोज करा, खुद गाया, वो एक पिक्चर में है, पूरी पिक्चर में 5-6 ट्रैक्स है। तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? आप पर्सनली उसे पसंद करते हो या आपको लगता है कि नहीं यार एक कंपोज़र होना चाहिए एक मूवी का? 100% एक कंपोज़र होना चाहिए एक मूवी का। डिपेंड करता है कि आप किस फिल्म के लिए काम करो। जैसे संदीप जो है, मैं इकलौता कंपोज़र हूँ जिसने दोबारा काम किया संदीप के साथ, कबीर सिंह के बाद। इस फिल्म में सारे नए कंपोज़र्स हैं जिन्होंने संदीप के साथ पहले कभी काम नहीं किया। होता क्या है ना यार, कुछ कुछ लोगों का स्टाइल होता है काम करने का। अब जैसे मैं अभी अली अब्बास ज़फ़र के साथ कुछ कर रहा हूँ, वो सोलो है। मेरी जितनी भी अगली फिल्में सारी सोलो है।
सांड की आँख सोलो थी, उसके बाद नोटबुक सोलो थी, कबीर सिंह में मेरे सबसे ज़्यादा गाने थे, 2 गाने थे, आई थिंक सचित परंपरा के भी 2 गाने। तो डिपेंड करता है आप किसके साथ काम कर रहे हो, किसके काम करने की टेक्निक क्या है और तरीका क्या है। मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है जब एक कंपोज़र के ऊपर ओनरशिप होती है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। किसी को ये भी लग सकता है कि यार ये इस तरीके के गाने ज़्यादा अच्छे बनाता है, इससे ये मैं ले लेता हूँ, ये इस तरीके का गाना ज़्यादा अच्छा बनाता है, ये इस तरीके का बनाता है, इससे ये ले लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो इसमें कोई डिबेट नहीं है। एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि एक साउंड होता है अगर एल्बम, क्योंकि स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो एक ही राइटर लिखता है पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक, चाहे वो स्किट हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो। इसी तरह से म्यूज़िक का भी जो सुर होता है वो पहले से आखिरी वर्ड तक सेम होना चाहिए। और आप जब फुल मूवी का म्यूज़िक बना रहे होते हो तो मेरे को थोड़ा प्रोसेस बताओगे कि आप डायरेक्टर के साथ जब बैठते हो फिर आप किस जोन में जाते हो, या आप कैरेक्टर स्टडी करते हो, या स्क्रिप्ट आप खुद पढ़ते हो? थोड़ा प्रोसेस बताओगे पूरी मूवी बनाने में? सबसे पहले मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं, कभी कभी नरेशन पहले होता है, नरेशन होने के बाद स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट आने के बाद आप स्क्रिप्ट के साथ जीते हो 10-15 दिन। जीते कैसे हो? मतलब यूर रीडिंग इट, यूर इमेजिन। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि 2 तरीके की रियलिटीज़ है इस दुनिया में। एक है प्रैक्टिकल रियलिटी, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, उसका मन नहीं है पॉडकास्ट सुनने का, देखो वो खोया हुआ है कहीं, वो जहाँ खोया हुआ है ना वो भी एक रियलिटी है, उसे इमेजिनेटिव रियलिटी बोलते हैं। जो आपके दिमाग में कीड़े होते हैं ना सारे, वो इमेजिनेटिव रियलिटी। हम आपस में बैठ के बात कर रही है प्रैक्टिकल रियलिटी। प्रैक्टिकल रियलिटी में अगर ये ग्लास टूटेगा तो हमें उतनी तकलीफ होगी जितनी इमेजिनेटिव रियलिटी में टूटने पे होगी। तो आप ना इमेजिनेशन, लोग कहते हैं ना आर्टिस्ट खोए हुए होते हैं, एक्चुअली नहीं, खोए नहीं है वो अपनी इमेजिनेटिव रियलिटी जी रहे हैं जो कि एज स्ट्रांग है प्रैक्टिकल रियलिटी जितनी। कभी भी देखो ना, किसी सिंगर से आदमी पूछे आपका दिल टूटा है, आप इतने दिल टूटे हुए गाने क्यों गाते हैं? आप बहुत खुश हैं जीवन में, आप डांस, ऐसा नहीं है जो डांस गाने गा रहा है वो पूरी टाइम नाचता ही रहता है, ऐसा तो नहीं है। या जो टूटे हुए गाने गा रहा है वो हर टाइम दुखी है, उसका प्यार में दिल टूटा हुआ। ये इमेजिनेटिव रियलिटी में चीज़ें चलती हैं। एक पानी बह रहा है, एक कल बह रहा है, इट्स लाइक अ बिग लाइब्रेरी दैट यू इमेजिन थिंग्स, यू डू थिंग्स एज दे आर कमिंग टू यू। तो जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है स्क्रिप्ट का, डायरेक्टर का विजन भी होता है, डायरेक्टर की सोच भी होती है, सारी चीज़ें मिलकर ना एक पिक्चरल एनवायरनमेंट बनाती हैं दिमाग में। फिर वहाँ से सुर निकलने शुरू होते हैं। फिर आप जब कीबोर्ड पे बैठते हो और आप जो उस इमेजिनेटिव रियलिटी में सोच रहे हो, आप पियानो पे बैठे हो, गिटार पे बैठे हो, वो चीज़ें वहाँ से सीप इन होकर आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी में आती हैं। फिर डायरेक्टर रिएक्ट करता है। फिर क्योंकि नाम है संगीत, संग में होने वाला गीत, इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म। तो जब संग में चीज़ें होती हैं, चीज़ें एक दूसरे के प्रति फ्रिक्शन होता है, क्रिएटिव आर्ट इधर उधर घूमती है, तुम रिएक्ट करते हो, मैं रिएक्ट करता हूँ, डायरेक्टर रिएक्ट करता है, स्क्रिप्ट रिएक्ट करती है, प्रोड्यूसर रिएक्ट करता है, तब जाके गाना बनता है। और जब ऐसा गाना बनता है और विशाल भाई वो लाइव सुना दे तो मज़ा आ जाता है हम जैसों को। चलो सुना देता हूँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, बरसे भीगे आसरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये मिल के लगा। वाह 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 भाई वाह, मजा आ गया भाई। बस क्या इस बात। गाने में, ये गाना इतना जानदार और शानदार है, बस एक कमी है, भाभी 2 के साथ नहीं होना चाहिए था ये फिल्म। मूवी जब हमने देखी हमें ये लगा ये 1 के साथ ही चलता। ये सच्चे प्यार का गाना है, ये आपको फील नहीं हुआ वैसे कि भाभी 1 के साथ होना चाहिए था? मैं भाभीियों के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मुझे पता था गाना चलने वाला। भाई सोच रहे पिक्चर के बाद जो भाभियां बनाएंगे लोग, वो उसमें ये गाना हेल्प कर दे। अरे क्या क्या लिख रहे हैं लोग यार गाने के कमेंट। मैं और संदीप जब गाना बना रहे थे ना, बड़ी कमाल की कहानी है। संदीप ने बताया मुझे क्या हो रहा है फिल्म में, और संदीप आए तो मैं चाहता था राजशेखर ही गाना लिखें, क्योंकि राजशेखर रणबीर के लिए गाना लिखना चाह रहे थे, और करीब करीब सिंगल के गाने भी मेरे उन्होंने लिखे, सांड के, मेरे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। तो संदीप ने बोला कि उस
लड़की के पति का दिल इस लड़की के दिल में है और ये उसके ज़ख्म छूना चाहती है, क्योंकि जानना चाहती है कि मेरे पति का दिल किसके दिल में धड़क रहा है। तो गाना बना पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ये मिलके लगा, तूने छुआ ज़ख्मों को मेरे मरहम मरहम दिल पे लगा। और गाना बना एक बार में, मतलब संदीप बैठे हैं, ऐसे राजशेखर बैठे हैं, मैं पियानो पे बैठा, पहला नोट जो आया वो तारा री रा रा, संदीप बोला यही गाना है। ऐसा होता है कि आपने ऐसी कोई एक टोन बनाई है, फिर आगे से डायरेक्टर कह रहे हैं नहीं नहीं यार इसको चेंज कर यार, और फिर आपको ये होता है नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये बढ़िया चलने वाला है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको घर्षण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपकी आर्ट को डिकोड डाइसेक्ट करने वाले लोग नहीं आपके इर्द गिर्द, तो आपकी आर्ट प्रॉस्पर नहीं कर सकती। उसमें आपको ये नहीं लगता कि यार ये बकवास कर रहा है, मैं बढ़िया कर रहा हूँ? बहुत बार लगता है, लेकिन विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज कि मैं जो सोचता हूँ, मैं अपने आप को बहुत गैर ज़रूरी समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं इस दुनिया में, और अगर कोई बात, मेरे असिस्टेंट, मेरा गार्ड, मेरा ड्राइवर, मेरा बॉडीगार्ड, मेरे मैनेजर, मेरी टीम, उनमें से कोई, कहीं भी कोई स्ट्रेंजर भी मेरे गाने के बारे में अगर कोई ओपिनियन रखता है, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ, मैं प्रोसेस करता हूँ उसको। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस करने के बाद इस निष्कर्ष में ये बात सही है, वो जो बंदा बोल रहा है वो सही है, बंदी बोल रही है सही है, तो मैं बोलता हूँ आप सही बोल रहे हो। अगर मुझे लगता है कि मेरी बात सही है तो मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों सही लग रही है। सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। और भाई कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लगा है कि यार ये तो मज़ा नहीं आएगा यार, तो पैसों के लिए कर लिया हो फिर भी? कभी नहीं, कि घर तो चलाना है। घर तो चल रहा है यार। भाई अब तो आपका घर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन शुभम ने जो क्वेश्चन पूछा है, कभी स्टार्टिंग डेज कभी कभी जब स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लग रहा है यार मैं तो इसमें इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है क्या बात। नहीं, स्टार्ट जब होती तो आप इतना सोचते ही नहीं हो यार। स्टार्ट जब होती तो आप ये सोचते हो कि भाई काम मिल जाए काम कर लो, आपको सस्टेन करना है। जब सस्टेनेंस आपके लिए एक मुद्दा है, इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, वो अपना बेस्ट तब कर सकते हैं जब उन्हें ये परवाह ना हो कि मेरी EMI कैसे जाएगी, मेरा किराया कैसे जाएगा, मेरे हॉस्पिटल बिल कैसे जाएंगे, मेरे पापा मम्मी का मैं इलाज करा पाऊंगा या नहीं, है जो मैं चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। एक बेसिक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ यार, अगर तुम कोई काम करते हो और आर्ट भी करना चाहते हो तो अपने काम में इतने स्टेबल हो जाओ कि तुम्हें आर्ट में दिक्कत ना हो। सही बात। क्योंकि कला से ये उम्मीद करना कि पहले ही गाने से आपको कोई करोड़पति बना देगा, ये होने वाला नहीं है। इट्स अ स्मॉल प्रोसेस, बट जब आता है तो प्यार के साथ पैसा भी आता है, और पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग पैसे को। मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरी चीज़ है पैसा। एक वक्त के बाद कितना ही पैसा चाहिए आपको, मतलब सब अगर अच्छा हो रहा है। अभी हमने स्प्रिंग रोल खाए रोल होने के पहले, या चाप खाई या कॉफ़ी पी, हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दैट? नथिंग। हमारे पास ये फ़ोन्स हैं, ये सब एडिशनली तो है। सही बात है भाई। बात तो नॉर्मल चीज़ों में भी हो सकती है, लेकिन ये जब आप रियलाइज़ तब करते हो जब आप ये फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो। भाई एनिमल मूवी में आपका, जैसे पहले भी मैं था, तो कोई और भी ट्रैक का मन था कि ये वाला ट्रैक मुझे गाना चाहिए था, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में, मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ था थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसको एक सिंपल बात बताई थी कि यार लाइफ की मैथमेटिक्स ना बहुत सिंपल है। अगर आपके साथ कोई है अभी, तो ये अभी आपका है। जिसको आपके साथ रहना होगा ना वो रह जाएगा, आपसे जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको। जो चीज़ आपके पास नहीं है, इट्स नॉट मेंट टू बी विद यू राइट नाउ। सो मैं सोचता ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है पहले भी मैं है, और सारी एल्बम बन चुकी थी, एक ही गाना था मेरे पास। संदीप आए, हमने गाना बनाया। संदीप और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हमने 3 गाने बनाए, तीनों गाने बहुत पसंद किए लोगों ने। पहला प्यार, कैसे हुआ, पहले भी मैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार? अब गाना ग्लोबल चार्ट्स में है, इंडिया में नंबर 1 है, और अगर नंबर 1 नहीं भी होता तो भी मैं इतना खुश होता, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि कितने लोगों को छू रहा है, मेरी कला किससे क्या ले जा रही है, किसी को क्या दे रही है। क्योंकि लोग अकेले हैं यार, हमारे जैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 139 करोड़ हमारे जैसे लोग हैं कॉमन, जो कहीं कोई गार्ड है, कहीं कोई बस में कंडक्टर है, कोई मेरी तरह स्टूडियो में बैठ के गाने बना रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई बैंक में मैनेजर है। ये सब एक जैसे लोग हैं सारे। कितने में बिलियनर्स हैं इस कंट्री में। पर भाई आपकी आवाज़ छू लेती है दिल को, मतलब आप जब उनके लिए बात करोगे ना, जो ये 139 करोड़ लोग हैं, इनकी बातें करोगे, क्योंकि ये अकेले हैं। ये रात में, अगर इनकी वाइफ भी है, इनका हस्बैंड भी है, तब भी अकेले हैं ये लोग, क्योंकि एक हिस्सा आपके मन का है जो आप किसी से कह ही नहीं पाते, क्योंकि यू कांट एक्सेस इट। बट कोई गाना होता है जो एक ऐसी बात करता है जो आपको लगता है यार ये तो मेरा गाना है यार, ये तो मेरे जैसी बात कर रहा है। फिर आप लूप पे सुनते हो, आप सराहने लगते हो लोगों को, ये मेरा फेवरेट गाना है। क्यों होता है? कि वो आपका एक हिस्सा है जिसको कभी किसी ने नहीं छुआ।
वहाँ जाकर वो गाना बैठता है और आपका कंपेनियन बन जाता है। इसलिए साथ देना है लोगों का यार, कंपेनियनशिप होनी चाहिए म्यूजिक में, वही करने की कोशिश है। ये नंबर का कोई गेम ही नहीं। विशाल भाई रिलेटेबल गाने गाते हैं अक्सर, जो हर कोई बंदा रिलेट कर ले और वहाँ चले जाए। भाई बहुत ही क्लीशे सवाल पूछूंगा, कभी आपका दिल टूटा है या कितनी बार टूटा है, वही बता दो। यार दिल किसका नहीं टूटता, तो ये मैंने ऐड कर दिया कितनी बार। हम तो तोड़ लेते हैं खुद। अब हमें सैड गाना बनाना है तो हम बोलेंगे टूट 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 जा। अब ना उसकी ज़रूरत नहीं है यार दिल टूटने। अब जैसे मैं बोल रहा था, एक इमेजिनेटिव रियलिटी होती है आपकी, जहाँ आप अकेले होते हो, जहाँ गेंदे के फूल होते हैं, रात रानी होती है, बेला होती है, वैसी सी खुशबुएँ आती हैं। वहाँ पर एक बंजर ज़मीन भी होती है, वहाँ पर कांटे भी होते हैं, कैक्टस भी होता है, जिन पे आप चलते हो तो आपके पैरों से खून निकलता है। आप अपनी कला में कितने ज़्यादा घुसे हुए हैं। अगर आप अपनी आर्ट को प्यार करते हैं तो जो आपकी आर्ट की डिमांड है कि आपको एक ऐसा गाना बनाना है जहाँ पर एक लड़की एक लड़के के पास इसलिए जा रही है क्योंकि उसके सीने में दिल धड़क रहा है उसके पति का, तो आप बनाओगे। जहाँ अगर आपको ऐसा गाना बनाना है कि पहली बार किसी को प्यार हुआ है तो आप बनाओगे कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ। आपको अगर गाना बनाना है कि यार एक लड़के को प्यार हो गया है और लड़का बोल रहा है कि यार मैं तेरी सदा पे मर गया हूँ, जिस तरह से तू मुझे देखती है, तो आप जानिए बनाते हो। अगर आपको बोला जाता है कि दो औरतें जो शूटिंग करती हैं, जो 70 साल की हैं, उन्हें शूटर बनना है, तो आप उनके लिए सांड की आँख बनाते हो। इसी तरह से आपकी कला काम करती है, आपकी कला रिएक्ट करती है आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी के थॉट्स लेके। तो दिल तोड़ने की खुद ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंसेस ही काफ़ी हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। दूर आ गई आपने क्या सोच के बनाया डीनो जेम्स भाई के साथ जो आपने किया, एक हिप हॉप वो एक अलग ही भाई डीनो भाई तो और आप तो एकदम पोल्स अपार्ट आर्टिस्ट हो, दोनों हो बहुत ही अपने जॉनर में किंग, बट डीनो भाई एकदम अलग और आपका एकदम मेलोडी वाला। वो तो रैप उनका ऐसा स्टाइल है कि वो बातें बोल रहे हैं लंबी लंबे सेंटेंस और एकदम, और आप एकदम मेलोडी वाले। डीनो और मैं एकदम एक जैसे पर्सनालिटी वाइज और इस वजह से मैं डीनो से बहुत कनेक्ट किया। वो बीट मैंने 1 साल पहले बनाई थी, वो बीट भी मैंने ही बनाई। अच्छा। तो ऐसा लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूँ ये बैलेज कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं अपने सारे गाने खुद प्रोड्यूस करता हूँ, तो देयर इज़ नो प्रोड्यूसर अरेंजर। तो ये बीट मैंने बनाई थी और ये हुक मेरे पास था, दूर आ गए। डीनो एक दिन आया, हम लोग बात कर रहे थे और हम गाना बनाने के लिए नहीं मिले थे, ऐसी बात हो रही थी। एक बीट सुनाई, उसने साइफर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने मुखड़ा लिखा उसका, उसने अपना रैप लिखा, फिर मैंने अपना अंतरा बनाया, उसने अपना एक और रैप लिखा और गाना बन गया। अब डेली प्यार दे रहे हैं लोग उससे। वीडियो का कॉन्सेप्ट भी अलग है उसका। वो पूरी तरीके से डीनो का क्रेडिट है, और हिमांशु जिसने बनाया वीडियो उसका क्रेडिट है, क्योंकि पहली बार सूट पहना है मुझे, वो भी पीच कलर का। और मैं ब्लैक पहनता हूँ अक्सर। ब्लैक क्यों पहनते हो आप? ब्लैक में आदमी एक तो पतला लगता है और सीधा दिखता है। गलत कह रहे हो, वहाँ देखो। सीधे तो नहीं है। सीधा है एज इन आपका जो पॉस्चर है वो सीधा दिखता है। तो उसने बहुत सारे कलर्स से प्ले किया और उसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया वीडियो ने, सबने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियो शूट कर दिया। अब अच्छा लग रहा हूँ तो देखो। अब आप कोलैबोरेशंस भी काफ़ी कर रहे हो ना, अभी फुकरा भाई के साथ भी आपका ट्रैक। हाँ, अभिषेक बहुत अच्छा है। अभिषेक के साथ कुछ और भी करेंगे। कुछ आने वाला है हम लोगों का, बहुत दिन से लोग मांग रहे हैं, उसके फैंस ट्विटर पे मैसेज करते रहते हैं। अभिषेक आए थे हमारे स्टूडियो और बहुत मज़ा आया उनसे, वो और मनीषा दोनों आए थे, बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। यार कोलैबोरेशन नहीं करोगे तो आप बोरिंग हो जाओगे। सही बात। फिर से वही बात, संग में होने वाले गीत को संगीत कहते हैं। संग का मतलब होता है समूह। एक अकेला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके पास एक टीम होनी चाहिए। मेरे पास मेरी टीम ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में मयूर है मेरा मैनेजर, पूरा स्टूडियो संभालता है गौरव, कार्तिक है, मनीष है, बिखाल है मेरा असिस्टेंट, त्रियांकु है, कौशल है, राइटर है, राजशेखर हैं, सभी टीम है यार। अब इरशाद भाई काम कर रहे हैं, मनोज मुंतशिर हैं, सारे लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया। बट मेरी जो इंटरनल कोर टीम है ना, इसके बगैर सब कुछ बेकार है। I can't, so I will try. Even if I'm going to a foreign country, I'll take all 20-25 of them. कपिल ने तो मुझसे सवाल पूछा थे, उसने बोला इंडस्ट्री में रूमर है कि विशाल जहाँ जाते हैं पूरा मेला लेके आते हैं लोग। 25-30 लोग। यहाँ पे तो आप 4 को ही लाए। हमारे बाकी मीटिंग कर रहे हैं, शोज भी तो करने। अगली बार उन्हें भी लेके आना, सबसे मिलना। भाई कह रहे तुम कपिल थोड़ी हो, तुम्हारे यहाँ इतने ही बहुत है। नहीं, ये तो ज्यादा होमली है ना यार, कपिल का तो शूट वूट होता है। अरे जो आपने बताया था स्टार्टिंग में कि मुंबई के टाइम पे 7-8 लोग आप एक कमरे में रहते थे, एक फ्लैट में, तो उनसे भी आप भी हैं कनेक्टेड वो लोग? हाँ, सब एकदम जैंगो टाइप के लौंडे हैं सारे।
बहुत बहुत अच्छे हैं यार, सबसे कनेक्टेड हूँ, सबसे कनेक्टेड हूँ मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। मैं किसी को ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगा। लोग मुझे छोड़ के जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन सबसे कनेक्टेड यार, प्यार ही सच है दुनिया का, इस पर और कोई सच ही नहीं है। सब कुछ मिथ्या है, बाकी सब कुछ फेक है। वैसे कभी कोई छोड़ के गया आपको, एज इन लाइक दोस्त कोई धोखा दे गया हो, धोखेबाज दोस्त? दोस्ती में गद्दारी बहुत लोगों ने गद्दारी की, बट वो गद्दारी थोड़ा ना है। जो गद्दारी करते वो आपका दोस्त नहीं है, जो दोस्त है वो गद्दारी करेगा नहीं। मैंने लाइफ को बहुत सिंपल रखा है यार। मैं येलो को येलो बोलता हूँ, मैं ब्लू को, अगर ये ब्लू है तो, या टर्कवाइज है तो टर्कवाइज बोलता हूँ। मेरे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं अपनी कला में इतना सरोबोर हूँ कि इतना डूबा हुआ हूँ कि मुझे किसी का गलत दिखना भी बंद हो गया। एंड एज आर्ट इवॉल्व्स इनसाइड यू, आई फील आपको लोगों की बुराइयाँ दिखना बंद हो जाती हैं। सब अच्छा लगता है, तो मुझे सब अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज ओके। अच्छा भाई, आपने आतिफ असलम के साथ भी काम किया हुआ है। हाँ, और उस टाइम वो लेजेंड था जब आपने काम किया। हाँ बेबी है। अभी भी है ही, तो उनके साथ कैसा था काम करना? कल आतिफ का मैसेज आया मेरा, पहले भी मैं के लिए, बहुत अच्छा लगा उन्हें गाना। तो मैंने लिखा लव यू, उन्होंने लिखा लव यू टू, नहीं उन्होंने लिखा ऑलवेज लव यू ऑलवेज। यार कमाल है यार। सब जो भी किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पीक पे है ना, तो मतलब वो कमाल है। अब आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसको उसकी तारीफ करें, वो बगैर कमाल हुए वहां पहुंच नहीं सकता। कुछ तो कमाल ऊपर वाले ने उसे दिया है जो बाकी 140 करोड़ में नहीं है। अब आप लोग हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, लोगों के पास 50 चीज़ें हो सकती हैं, मेरे बारे में 50 ओपिनियन हो सकते हैं, आतिफ के बारे में हो सकते हैं, अरिजीत के बारे में हो सकते हैं, बट देयर इज सम मैजिक दैट इज वाई पीपल वर्क। और उस मैजिक को अगर आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें तो फिर आपके जीवन में कभी कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आतिफ इज मैजिकल, ही हैज़ अ वॉइस दैट इज मैजिकल। आई लव हिम एज अ पर्सन एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उसे जानता हूँ, वो जिस तरह के इंसान है। हम पंजाबी में बात करते हैं, जबकि मैं पंजाबी हूँ भी नहीं, फिर भी हम पंजाबी में, बहुत अच्छी पंजाबी बोल सकता हूँ, तो हम पंजाबी में बात करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, दुबई में मिलते हैं तो कभी, और 2-3 गाने किए हमने साथ में, एक गाना साथ में गाया हमने, और क्या चाहिए यार। ये तो सब जब मैं छोटा होता था, कॉलेज में था, तब तो सुनता था आतिफ के गाने ना। अब सोनू निगम, आतिफ, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव बीन वेरी लेजेंडरी आई गेस। भाई एक बात बताओ, अभी तक चलो आपकी जर्नी चल रही थी, आप स्टूडियो में काम कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े, जब आपके लिए लोग इकट्ठे हुए थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और अगर कुछ आपने ब्लंडर किया हो स्टेज पे तो वो ज़रूर बताओ। यार हमारी ट्रेनिंग इतनी कड़क हुई है ना कि हमें स्टेज ना घर लगता है। बचपन में मैं 100 रुपये में ऑक्टोपैड और ढोलक बजा के साथ में ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। अच्छा। 50 रुपये में भी गाया है मैंने, रफ़ी के नगमे, किशोर के नगमे, और ढोलक बजा के, जैसे ये माइक लगा हुआ है, यहाँ ढोलक रखी हुई है, यहाँ ढोलक बजा रहा हूँ और मैं गाना भी गा रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी चल रहा है। जब आपकी ये ट्रेनिंग होती है ना तो कुछ ज़रूरी नहीं होता आपके लिए। सारे जो बहुत सारे चोचले होते हैं स्टेज पे, इन ईयर्स एंड कंसोल्स एंड म्यूजिक, आई ट्रीट इट लाइक आई लाइक इट। पर कभी कभार ये होता है ना कि ऑडियंस आपका साथ नहीं दे रही होती, ऑडियंस भी थोड़ा ही होती। मतलब आप जब प्राइवेट गिग्स करते हो तब ये मोस्टली हो जाता है कि शादी ब्याह का मौका है। प्राइवेट गिग्स तो मैं करता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैंने ये बात इस ईयर डिसाइड करी कि मैं प्राइवेट गिग्स नहीं करूँगा, क्योंकि यार आपकी कला बहुत महंगी होती है और एक आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए होता है। और आप जब जाते हो, आप जनता के बीच जाते हो, 10-15 हज़ार, जब हम दिल्ली कॉन्सर्ट करेंगे आप देखेंगे 25-30 हज़ार लोग आएगा, वो 30 हज़ार इंसान आपके गाने सुन रहा है 5 साल से। वो जो कनेक्शन, वो जो कॉन्वर्सेशन है ना जनता और आर्टिस्ट के बीच में, और ये आर्टिस्ट 50 रुपये के गाने गा के आया है, इसने 500 रुपये का टिकट खरीदा है, पर ये इसके गाने के साथ डेली सोता है या सोती है, ये इस ख्याल के साथ सोता है कि ये 20 हज़ार लोग आएंगे तो मैं इनके साथ वक्त बिताऊंगा। ये कॉन्वर्सेशन एक इस धरती की सबसे खूबसूरत कॉन्वर्सेशन है, तो वो बहुत कंफर्ट करती है मुझे। एंड आई लव द स्टेज। जितना मैं स्टूडियो से मोहब्बत करता हूँ उतना ही मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना और बात करना अच्छा लगता है। एंड आई कांट वेट कि यार कब हो इन सब जगह। हम एक टूर अनाउंस कर रहे हैं, इंडिया टूर, बहुत जल्दी। ऐसे ऐसे शहर जाऊंगा जहाँ पर लोग टिकट खरीद सकते हैं और जहाँ नहीं खरीद सकते हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं जो हमने डिसाइड किया है कि जैसे गांव खेड़े में जहाँ कोई आर्टिस्ट नहीं जाता, जहाँ शोज़ नहीं होते, हम वहाँ भी शोज़ करेंगे। उन्नाव में करो? उन्नाव में करेंगे, उन्नाव में करेंगे। उन्नाव में आएंगे 4-5 लाख लोग, पक्की बात है। 100%। और फ्री में बुलाऊंगा मैं लोगों को। ऐसी हर जगह, मैं आपके पॉडकास्ट से बोला, हर जगह जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक आर्टिस्ट को बुलाना,
जहाँ आर्टिस्ट परहेज करता है जाने के लिए क्योंकि वहाँ पैसे नहीं मिलते, मैं हर उस जगह जाके फ्री में शो करूँगा ताकि जनता को एंटरटेन कर सकूँ। क्या बात। That's a purpose. भाई कभी होते हो नर्वस इतनी जनता के आगे? अरे भाई नर्वस, तुम्हारे सामने नर्वस हो, तुम जनता की बात आप तो भाई आप स्टैंड कॉमेडी करते हो, आप तो हमें सारे हो। नहीं यार, नर्वसनेस तो यार एक वक्त के बाद नर्वसनेस नहीं होती, डर होता है। डरता बहुत हूँ मैं कि यार ये गाना बनेगा कि नहीं बनेगा, पियानो बजेगा कि नहीं बजेगा, कल सुबह उठूंगा धुन बना पाऊंगा कि नहीं, गा पाऊंगा कि नहीं, स्टेज पे जाऊंगा कहीं खराश तो नहीं आ जाएगी, माइक चलेगा कि नहीं, और कुछ नहीं होता। लेकिन पहला सुर जब लगता है ना तो फिर इबादत होने लगती है, फिर ऊपर वाला बात करता है, ऊपर वाला कहता है कि चल अब गाते हैं। और सिर्फ एक ही इमोशन होता है अंदर यार कि ये जो बंदे खड़े हुए ना सामने, इनको मुझे इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात देनी है। और जब आप ये सोच के जाते हो और आप इंजॉय करते हो अपनी सिंगिंग को तो सब फिर एक हो जाते हैं सारे, एक एनर्जी बन जाती है, फिर वो कमाल ही होती है, उसको ज़िंदगी भर याद रखते लोग। सही कह रहे हो भाई। ये ना मतलब हम भी बहुत ज़्यादा कौन सा बैंड था वो जिसकी वीडियोस देखता था तू, जो अंग्रेजी बैंड है वो वन डायरेक्शन की वीडियोस देखते हैं, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स। इनफैक्ट अब तो दिलजीत पाजी ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट के बाद आफ्टर मूवी डालते हैं ना, लोग रो रहे होते हैं। औजला पाजी हो गए, जब लोग रो रहे होते हैं तो ऐसा लगता है यार काश हम भी इतना अच्छा गा पाते कि लोगों को वो मोमेंट वो जो वीडियोस देखते हैं ना, ऐसा लगता है यार किस फील्ड में घुस गए, सिंगर ही हो जाते हैं यार। हाँ यार कि हम सोचते हैं हम डीजे बन जाते हैं यार। गा तो नहीं सकते, बजा सकते हैं, नचा के पागल कर देंगे। लेकिन भाई आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप मतलब जितना आप सोचते हो आपको पता भी होगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है तुम लोग भी बहुत ब्लेस्ड हो। ये बहुत मुश्किल काम है यार, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी आता होगा जिसकी एनर्जी मैच ही नहीं करती होगी, लेकिन उसको भी पब्लिक के अनुसार एंटरटेनिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। सो आई रिस्पेक्ट यू ऑल अ लॉट। थैंक्स भाई। थैंक यू भाई। लेकिन अब मैं होप करता हूँ आप दिल से कह रहे हैं, बिकॉज ये काम तो मुझे लगता है आसान है हमारे लिए। मैं दिल से ही कह रहा हूँ, वरना बोल देता हूँ अच्छा नहीं लग रहा। अब दिल से कह रहे हो, पता लग रहा है, अब सही है। वो भी दिल से, बहुत मुश्किल काम है यार। मुझे किसी से बात निकलवाना, देखो बात सवाल पूछना बहुत आसान है, लेकिन बात करने देना, एक कॉन्वर्सेशन तभी हो सकती है जब दूसरा, जो दो बंदों में से एक बंदा ऐसा हो जो सुनने के लिए तैयार हो। मुझे ये कॉन्वर्सेशन में मज़ा इसलिए आ रही क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत मोनोटोनस है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, वो चीज़ एक ही चीज़ आती है मुझे, गाने बनाना, गाना गाना और गाने, पियानो बजाना, 28 इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, तो मैं अपने गाने खुद प्रोड्यूस करता हूँ। बट ये एक सर्कल है लाइफ का जो सालों से चल रहा है। मैं दिल्ली आया हूँ किसी काम से और मैं 3 नई एनर्जीज़ के साथ बैठा हुआ हूँ जो कि अपने से भी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे ही बैकग्राउंड के होंगे और वो सुनने के लिए तैयार हैं जो मेरे पास है, जो शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ अहमियत रख सकता है। दैट इज़ व्हेन अ कॉन्वर्सेशन हैपेंस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिसन। और भाई तारीफ़ों का सिलसिला चल रहा है तो मैं आपको वैसे सच बता दूं कि हम भाई बहुत लोगों के साथ बैठते हैं। हाँ। और हार्डली 10 मिनट लगते हैं। आप भी इतने लोगों से मिलते हो, लेकिन आज जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है कि किसी कलाकार के साथ बैठे हैं कि जो एक्चुअली कलाकार हो, जिसके अंदर अपनी कला को लेके इतना प्यार है। थैंक यू। और ये चीज़ ना मैंने भी इसलिए बोली आपसे कि आई होप आप दिल से कह रहे हैं, बिकॉज क्या होता है, जैसे हम भी 4 लोगों से मिलते हैं, किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं, मतलब बीट एंटरटेनर या स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर सिंगर राइटर, हम कुछ बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा ये अच्छा है, तो वो आगे से बोलता है तुम्हारा ये कितना अच्छा है। तो मुझे लगता है ये जेन्युइनली कह रहा है या फिर ये मैंने इसको बोला इसलिए कह रहा है, तो ये फील ना आ जाती है। ये तुम लोग बहुत अच्छा करते हो, मैं तो देखता हूँ, मैं बता ही रहा था, मैंने एक बंदे के ब्लॉग्स देखने शुरू कर दिए तुम लोगों की वजह से। क्योंकि उसने बोला मैं यहाँ गया था, यहाँ पे एक बंदा था, ऐसा था, तुम लोगों ने पूछा अच्छा वहाँ पे तकलीफ है, नॉर्थ कोरिया में कैसा लगा। बोला अब नॉर्थ कोरिया जाना पड़ेगा लगता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट कैची बिकॉज कितने सारे लोग कर रहे हैं यार, सभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर आदमी माइक रख के पॉडकास्ट कर रहा है, एंड टू स्टैंड आउट यू नीड। सिमिलरली हर लोग कवर बना रहे हैं माइक रख के, यही माइक होता है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई कवर कर रहा है। तो भाई वैसे आप कैसे देखते हो इस चीज़ को कि अपॉर्चुनिटी, चलो अच्छी बात है, इजी हो गई है, बट आपको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा ही इजी हो गई है कि कई बार ऐसा लगता है आपको कि यार ठीक है पर इतना डिजर्विंग नहीं है जितना एक गाना इसको दे गया, या इंस्टा पे ट्रेंड पकड़ लिया बट ये गाना उतना भी अच्छा नहीं, ऐसा? फिर से वही बात है, ये किसी ऐसे इंसान को लग सकता है जो अपनी कला को लेके बहुत भरोसेमंद ना हो, जिसको अपने ऊपर डाउट हो। आप अगर अपनी कला से प्यार करते हैं, आपको सबकी कला अच्छी लगती है, और जिसकी चीज़ कोई चलती है ना यार, उसमें कोई मैजिक होता है, कुछ मैजिक होता है। अगर कोई ट्रोलिंग वाली कोई मीम भी है, हर मीम तो नहीं चलती ना, एक
स्पेशल टाइप की मीम ही क्यों चलती है इस दुनिया में? एक किसी ने कोई मीम बना दी और लोग हंस रहे हैं उस पर, पागल हो रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं. इट डजंट हैपन विद ऑल द मीम्स दैट अ पेज पुट्स. एक ही मीम, 2 मीम, ये उसमें से चुन लो तो 10 मीम होती हैं जो स्टैंड आउट करती हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ मैजिक होता है. वो मैजिक ही इस चीज़ को हिट बनाता है. तो आप कितने भी एक्सपोजर हो आपके पास, आप लाइफ में कितना भी अवेलेबल हो लोगों के लिए, अगर वो मैजिक मिसिंग नहीं है तो आप भीड़ में रहोगे. मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका जीवी अजप्पा नाम था, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते थे. कौन सा, क्या नाम बोला? लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो वकालत पढ़े हुए हैं उनको बताओ. लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है. 86 उसमें ना जो लॉ है, कानून के अलग अलग अध्याय बताए जाते हैं. इट्स अ वेरी लिटरेचर फॉर्म ऑफ रिलेटिंग टू लॉ. जो वकालत पढ़ते हैं उन्हें बताओ. जीवी अजप्पा बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मतलब वॉज वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, जिन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर बनाया. ये भी जो वकालत पढ़ते हैं उनको बताओ. उनकी क्लास, हमारे 86 बच्चे थे, 6 आते थे उनकी क्लास में. और मेरे जाने का कारण अलग था, मैं उनकी क्लास के लिए नहीं जाता था. लेकिन क्या कारण था? तो मैं यार, लड़की का चक्कर बाबू भैया. लड़की वड़की का चक्कर नहीं यार. मेरा एक दोस्त था विकास शुक्ला, और बहुत मज़ा आता, मौज आती थी उसके साथ. वो बहुत एजिड थे अजप्पा सर. तो वी गॉट टू डिस्कस आर थिंग्स. हम पीछे बैठते थे, बात करते थे. बहुत ओपिनियंस थे हमारे. जब वकालत पढ़ रहा था तो मैं बहुत ओपिनियटेड था. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना, इसने गलत किया, ये किया, वो किया, बहुत था मेरे दिमाग में. वक्त के साथ साथ वो ओपिनियंस ख़त्म हो गए मेरे. मुझे लगा सभी सही है यार, क्यों ये वॉलपेपर का कलर ऐसा क्यों है. अब मैं इस पर भी एक ओपिनियन रखता कि गोल्डन नहीं होना चाहिए या टर्कवाइज होना चाहिए था. ये ख़त्म हो गया, जीवन से ही ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया. एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने पूछा, डू यू नो व्हाट इज़ लक? आई सेड यस. डू यू नो हु इज़ लकी? तो मैंने बोला नो. He said a person gets lucky when your preparation meets opportunity. जब आपकी तैयारी मौके से मिलती है तब आप लकी हो जाते हो. ये दिमाग में बैठ गई बात, ऐसे ठक से आके यहाँ पे, कि जीवन में अभी मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं तैयार रहूँगा इस चीज़ के लिए. अगर उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो मैं दोनों हाथों से पकड़ लूँगा. अगर आपके पास ये प्रिपरेशन है तो आप जीवन में कोई भी एक्सेस हो जाए, लाइफ कितनी भी इजी हो जाए, कितना भी डिजिटल रहा जाए, टिल यू डोंट हैव दिस एटीट्यूड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे. अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है तो आप अलग शाइन करेंगे. हीरा, 100 किलो सोना पड़ा हो, एक बड़े से हीरे का टुकड़ा पड़ा होगा ना, आदमी हीरा उठाएगा, क्योंकि वो जानता है वो चमक रहा है. अलग दिखता है. वाह भाई, वाह भाई, वाह. भाई सच बता रहा हूँ, हमने सोचा नहीं था ऐसी बातें होंगी पॉडकास्ट. और काफी डीप बातें हुई हैं भाई, मजा आ गया. भाई अब एक गाने का टाइम आ चुका है. कबीर सिंह का ही करते हैं, क्या बोलता है, वही सुना दो प्लीज. क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह. ओ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ. वाह, मजा आ गया भाई, मजा भाई आ ये गया. तो थी हमारी रिक्वेस्ट, पर मैं चाहता हूँ आपका पर्सनल फेवरेट. सुना तो 5 मिनट बाद सुनाऊंगा. अच्छा 5 मिनट. 5 मिनट. आपको कभी ये फील हुआ है कि आपने कोई गाना बनाया तो आपने उसके लिए, जैसे होता है ना कि सोचते हैं कि यार ये गाना चलना चाहिए, पानी देना मुझे प्लीज. बट उसके बाद ये हुआ कि इतना हिट नहीं हुआ, इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको ये फील हुआ कभी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बुरा लगा उस चीज को? एक गाना था मेरा, मैं तारे तोड़ के लाऊं मेरे इतने लंबे हाथ नहीं, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा था, नोटबुक का. नहीं चला वो, मुझे बहुत पसंद है, मैं रोता था वो गाना बना के. बट फिर क्या हो, कैसे हुआ आ गया. तो मुझे लगा यार भगवान ने क्या किया. देखो, मैंने फिल्म फेयर के स्टेज पे ये बात बोली थी. मैंने बोला था कि जो भी ख्वाब देखते ना इस दुनिया में, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ. तो मुझसे एंकर ने पूछा क्या. मैंने बोला ख्वाब सच होते हैं. आप कभी मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं वर्क करी, यही ज़िंदगी है. बट वो इकट्ठा होता रहता है. पानी भरते जाओगे, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भर जाएगा तो छलक जाएगा. जिस छलकना इसी को सक्सेस बोलते हैं. तो भरते रहना चाहिए. ये सब सोचना बंद कर दिया मैंने कि अब ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसमें कितने व्यूज़ आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मेरी कला को हैम्पर कर रहा है. मेरा काम है अपने कमरे में एक ऑनेस्ट गाना बनाना, जो कि एक
आम से इंसान को जाकर लगे तकिया बन जाए उसका, उसको पकड़ के वो सो सके, बस यही सोच है और कुछ है ही नहीं। भाई ये जो आप इतनी अच्छी और सुंदर बातें कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ कोई बंदा अगर जर्नी जी के आ रहा है ना, जीरो से हीरो बन रहा है, स्ट्रगल देख देख कर पूरा सक्सेस ले रहा है, वही बंदा ऐसी बातें बोल पाता है कि वो खुद जी कर आया है। ये चीज़ झलक रही है आपकी जी कर तो आया हूँ मैं कोई शक नहीं, हो सकता है कल मेरा ओपिनियन बदल जाए, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए भी। कल हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए दिमाग में, या उम्र कुछ और सिखा जाए, धीरे धीरे उम्र हो रही है। भाई आप इतने बेफिक्रे मोड में हो कि मेरे को बस कमरे में गाने ही बनाने हैं। ये तो सबसे ज़्यादा फिक्र की बात है। नहीं बट आर्ट की तरफ फिक्र है ना, बाकी दुनियादारी की तरफ नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या वो सब वाला मैटर है, वो किसी पे छोड़ रखा है या थोड़ा बहुत ध्यान देते हो आपकी, यार पैसा आ रहा है सही जगह लगाना है बुढ़ापे के लिए? गणित में 40 नंबर आए थे मेरे 12वीं में, तो तुम समझ सकते हो मेरी गणित कैसी है। नहीं यार, इसके लिए भी लोग हैं ऑब्वियसली। वो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि मैं स्मार्ट। भाई अपने आप को ही लगना ज़रूरी है। मेरे पास हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट लोग हैं। अच्छा, ये कपड़े तुझे लगता है मैं ऐसे खरीद सकता हूँ कपड़े? पागल है। तो ये किसकी चॉइस है? यार ये चॉइस अंकिता नाम है ना उसका, अंकिता ने खरीदे हैं। ये जूते मैंने खरीदे, जूते मुझे अच्छे लगते हैं खरीदने। जूते खरीदने का शौक है, घड़ियाँ खरीदने का शौक है, इक्विपमेंट खरीदने का शौक है। ये 3 चीज़ों के बारे में जानकारी। अदरवाइज हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट बंदा है, एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइज़र है, एक बढ़िया मैनेजर है, एक बढ़िया मैनेजमेंट टीम है, एक बढ़िया प्रोडक्शन टीम है। तो मतलब आप जब जैसे वीडियो प्रोडक्शन है या कोई और काम है जिसके आपके पास एक्सपर्ट्स है, तो आप उसने कह दिया और आपने कर दिया, ऐसा रहता है या थोड़ी जांच पड़ताल? मेरा क्रिएटिव इनपुट रहता है, क्रिएटिव चीज़ों में इनपुट देता हूँ मैं। मेरा वीडियो कैसा दिखना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, क्योंकि वो मेरा रिप्रेजेंटेशन है। और रही बात फाइनेंसेस की, पहली चीज़ तो पैसे मैंने अपने पास से हटा लिए। मतलब मैंने ये बोझ अपने सर से उतारा कि मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग, जी पे, सी पे, स्विगी, जोमेटो, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती, क्योंकि अगर आती होती तो मैं सब खरीद डालता। तो मैंने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। वो काम गौरव देखता है, सारे पैसे उसके पास है, सब वो हैंडल करता है। मुझे महीने के अंत में पता लग जाता है क्या हुआ कैसे हुआ, और मैं बहुत भरोसा करता हूँ। 15-15 साल से सारे लोग हैं मेरे साथ, ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ मैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किसके साथ कितना वक्त बिताया। मेरा कुक भी 6 साल पुराना है और चल रही है यार, ये लोग हैं। कभी स्टूडियो में भूख लग जाए तो गौरव भाई को तंग करते हो, गौरव यार कुछ खाना ऑर्डर कर यार? गौरव तो करता है, उसको बस पता चला गौरव भाई डेट पे गए हुए हैं, खाना खा गौरव शादीशुदा है। भाभी के साथ भी तो जा सकते हैं। भाभी भी बहुत अंडरस्टैंडिंग। गौरव के पास है ना जोमेटो गोल्ड, स्विगी गोल्ड। बोलता है यार एक काम कर, स्प्रिंग रोल मंगा ले यार। आज जब बात हो रही थी मेरी भाई से, कह रहे थे मैंने कहा क्या मंगाऊँ आपके लिए बताओ? हमारे लिए रहने दो, विशाल भाई के लिए चाप मंगाओ, चाप वो बढ़िया, उनको बहुत पसंद है चाट। कल मैं अंदाज होटल में रुका तो उसका मैनेजर ने मुझे देखा कि भाई आए हुए हैं, तो उसने ना 7-8 तरीके की चाट भिजवाई। हाँ, दही भल्ले, ये वो। कहता सर आपके लिए, मुझे पता है आपको चाट बहुत पसंद है। मैं बोला यार ये क्या इमेज बन रही है मार्केट में। तो इसके बाद और बन जाएगी। अब चाट भंडार में फोटो लग जाएगी आपकी। आज मुझे संकेत भाई लेके गए थे, क्या नाम था उस जगह का, द बंगाली मार्केट। उसमें बंगाल स्वीट्स नाम की एक दुकान थी, बड़ा अच्छा खिलाया यार उसने। क्या खाया वहाँ? छोले भटूरे? छोले भटूरे खाए, वो तो ठीक ठीक से थे, पर पानी के बताशे, हमारे यूपी में बताशे बोलते हैं, पानी के बताशे खाए और जलेबी खाई यार। ओह, बम्बई में जलेबी नहीं मिलती, ये बात तेरी सही है। बम्बई में जलेबी नहीं मिलती। इंदौर में खाई थी जलेबी भी थोड़े दिन पहले, पागल हो गया था, मुझे लगा यहीं सेटल हो जाता हूँ। ये अच्छी लग रही है मुझे। बहुत भाई अच्छा। जब आपके पास पैसे नहीं थे एक टाइम पे, मतलब आप नहीं, अभी भी नहीं है, खाली 1 रुपए नहीं है। गौरव भाई तो है ना। तो वो एक चीज जो आप चाहते थे कि यार ये मुझे ना ये खरीदनी है, इक्विपमेंट्स के अलावा, आपके म्यूजिक की चीजों के अलावा, कुछ सोचा ही नहीं मैंने। और एक बार मैंने सोचा था सोने की चेन खरीदूंगा। ये तो बहुत छोटी सोच है यार, क्योंकि मैं जब दिल्ली रहता था मेरे पास एक चेन हुआ करती थी, मेरी मम्मी ने दी थी, और किराए भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास। मुनीरका में रहता था मैं, 6,500 रुपये किराया था, तो मैंने वो ना गिरवी रख दी थी चेन। फिर मैं छुड़ा नहीं पाया उस चेन को, भूल भी गया हूँगा बाद में। तो ये बात ना मेरे को सताती रही बहुत कि यार मैंने चेन गवा दी। बहुत भारी नहीं थी वो चेन, 1 तोले की चेन हो गई, 10-12 ग्राम की। तो मुझे उसके बहुत पैसे भी नहीं मिले, 12-13 हज़ार रुपये ही मिले। लेकिन वो बात ना बहुत सताती रही। मुझे लगा जीवन में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कभी कि मैं सामान बेच के कोई चीज़ खरीदूँ। तो सबसे पहले क्या खरीदूंगा, तो एक सोने की चेन खरीदूंगा। तो मैंने सबसे पहले सोने की चेन खरीदी। और वो कितने ग्राम की थी?
किलो की थी वो, क्या बात कर रहे हैं आप? पहली चेन जो खरीदी थी आई थिंक 20-25 ग्राम की थी। फिर मेरा मन, अब तो देख कुछ नहीं पहनता हूँ मैं। अभी 10 दिन पहले तक एक ब्रेसलेट पहनता था मैं, एक वो भी उतार दिया मैंने धीरे वो भी धीरे। गौरव भाई को दे दिया क्या? ऐसा लग रहा है गौरव भाई की ज्यादा मौज है। इनकी जिंदगी आज देखो, मेरा जो मयूर मैनेजर है वो होटल में बैठा हुआ है। मैंने कहा क्यों? पता मीटिंग, पूरे दिन मीटिंग। वो सबसे चिल ये स्टार एक्चुअली ये लोग हैं, मैं लेबर हूँ। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। अब तो दिमाग सिर्फ साला इक्विपमेंट में ही जाता है, लगता है कि यार कुछ खरीद लूँ। आज भी माइक खरीदा है, दिल्ली में था एक ही पीस, TLM 102 लिमिटेड एडिशन। मैं बोला भाई ये तो अच्छा ही है। कोई भाई आपने बॉलीवुड पार्टी नहीं अटेंड करी कोई? बहुत जाता था यार पहले, सलमान भाई से रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो उनके यहाँ जाता था बर्थडे पे। कैसी होती थोड़ा बताओ भाई जी की पार्टी हमें भी। भाई की पार्टीज तो बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ा विस्तार में जाइए ना। चेहरे पे अलग ही स्माइल आ। भाई की पार्टीज तो बहुत ही अच्छी हो। सलमान भाई की पार्टी स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनको खुश देखता हूँ मैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। थैंक्स टू महेश मांजरेकर, उन्होंने मिलवाया मुझे सलमान भाई से। बट सलमान भाई ने, हम काम करें ना करें साथ में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पर्सनल लेवल पे जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, जिस तरह से मुझे पता है कि भगवान न करे अगर कभी कुछ ख़राब होगा तो वो मेरे लिए खड़े होंगे। एंड वो जो उनकी NGO है ना यार, बीइंग ह्यूमन, वो सच में है ऐसे, मतलब ही इज़ मैजिकल। भाई उनकी कोई ऐसी बात जो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी आज से 6-7 साल पहले, गिर गई थी वो, तो फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी वाज सलमान खान। उन्होंने ही मुझे बोला कि तू बहुत अच्छा है, और उन्होंने सबको बोलना शुरू किया कि यार डोंट यू थिंक ही इज़ द बेस्ट। भाई के सामने तो चारा भी नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ये। इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस दैट ही गेव मी। और एक कलाकार को कुछ नहीं चाहिए यार, कलाकार को सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, कलाकार को प्यार चाहिए। और इतने बड़े इंसान से मैं 2011 में ना यहाँ सिल्क सिटी वॉक पे बैठा हुआ था, नया नया मॉल खुला था, आई थिंक 2009-10 में खुला है मॉल। सिल्क सिटी वॉक में बर्गर किंग के बाहर बैठा एक दोस्त के साथ, मैंने बोला यार सलमान खान से मिलना है। तो मेरे को उसने ऐसे देखा, बोला सलमान खान से मिलना, खाने के पैसे नहीं है इसके पास। तो बोला मैंने सुना है लोगों को स्टार बना देते हो। कट्टू रेस 3 रिलीज हुई, सलमान खान के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ विशाल मिश्रा। अब मैं दिल्ली में ही था उस दिन, मैं देख रहा हूँ उसे, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है। फिर उस दोस्त का कॉल आया, तूने बोला था ना सलमान खान से मिलना, देख तेरी भाई के साथ फिल्म आ गई। He changed my life. He changed my. It's not that he gave me work or anything. It's just the confidence. बोला you're the one. वो मैं इकलौता आदमी शायद जिसके लिए इंटरव्यू दिया उन्होंने। बोलते he's good, he's very good. He's like, वो आता है, कोई ईगो नहीं आता है, उसको लिरिक्स तो गाना बनाता है, and hits the bullseye. He's very good. और क्या चाहिए यार जिंदगी है तो अपन उन्नाव वाली। मेरे उन्नाव आए थे सलमान भाई ना किसी पार्टी के प्रमोशन के लिए, पूरा उन्नाव था वहाँ पे। मुझे उनका ब्रेसलेट दिखाई दिया सिर्फ, बोला यार दिखते तो कितना अच्छा होता। कट्टू he's a call away. So उनके अंदर ना वो चीज़ है कि वो परख लेते, कि विजन देख लेते इंसान में कि ये जाएगा। I think प्यार से जुड़ते हो। अगर उनको लगता है ये बंदा सच्चा है या बंदी सच्ची है, मदद करते हैं यार, बहुत मदद करते लोग। बट भाई जब हम वैसे बहुत सारे एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स और उनके साथ बैठे हैं जो सलमान भाई के साथ काम कर चुके हैं, तो वो बताते हैं कि सलमान भाई एकदम मस्त मौला आदमी है, पैकअप तो पैकअप, आ गए तो आ गए। और तो मैं आपके साथ जानना चाहता हूँ, जब आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बना के देते हैं और भाई कहते हैं यार विशाल मज़ा नहीं आया, या विशाल कुछ थोड़ा और आपने दिया होता है अपना बेस्ट, तो ऐसा कभी हुआ है? वैसे ऐसे तो नहीं, कभी उन्होंने मेरा रिजेक्ट तो कुछ भी नहीं किया आज तक, लेकिन इनपुट देते हैं। और यार देखो, जो इंसान 30 साल से कोई काम कर रहा हो और नंबर 1 हो तो उसकी बात सुननी चाहिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो। गलत बात को सुनो, प्रोसेस करो, और आपकी आर्ट अगर अच्छी है तो आप ये ज़रूर होल्ड करेंगे एक दूसरे इंसान के मन में, आपकी अगर इज्जत है। अगर आप कहेंगे नहीं है ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो भी इंसान सुनेगा। ये 2 वे ट्रैफिक होता है आर्ट पे बात करना। और अगर वो कुछ बोलते हैं मैं उसको प्रोसेस करता हूँ, अगर मुझे लगता है ये सही है तो ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है तो मैं उनसे कन्फ्रंट कर, दिल खोल के बात करते हैं यार वो, उनके कोई फ़िल्टर नहीं है उनको। और बहुत अच्छे इंसान है वो, और आई कैन वाउच फॉर इट। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव मेट, और दैट इज़ व्हाई ही इज़ सलमान खान, मैजिकल। भाई व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या आ रहा है?
आगे अभी अब साल खत्म हो रहा है, नए साल खत्म होने के पहले आएगा एक गाना, डंकी में गाना आएगा अभी। अरे वाह, शाहरुख सर है उसमें, मतलब शाहरुख भाई का गाना है। शाहरुख भाई के लिए मैंने एक ऐड बनाया था ह्यूंडई का ही ऐड था ना, पता नहीं गौरव को पता होगा। उसमें हाथ खोल रहे हैं, मेरे को उसी दिन लग गया था क्या आदमी है यार, शाहरुख खान आपके गाने पे लिप सिंक कर रहा हूँ, मतलब क्या चाहिए। भाई आपने शाहरुख भाई के साथ उनकी मूवी में काम कर लिया, आपने सलमान खान जी के साथ कर लिया, अब मन में कुछ आता है यार मुझे इसके साथ करना, मतलब जो टॉप नॉच इंडस्ट्री में है फिर इंडिया में है, उनके साथ आपने कर ही लिया सबके साथ। कर तो सबके साथ ही लिया यार, लेकिन सबके साथ करना चाहता हूँ और करना, क्योंकि अब नहीं करूँगा। एक बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने ना फिगर आउट करी है लाइफ में, एक कलाकार का प्राइम ना 10-15 साल का होता है, इफ़ इट्स वेरी गुड। उस दौरान ऊपर वाला आपके माध्यम से बात करता है लोगों से, तब आप गाना बना पाते हैं। 10-15 साल बाद ना फिर आप उस कलाकार को याद कर करके गाने बनाते हैं, क्योंकि वो कला बहना बंद हो जाती है। तो जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, वरना तुम अक्सर देखोगे लोग काम कर रहे फिजल आउट हो गए, कर रहे एकदम इररिलेवेंट हो गए। क्यों ऐसा होता? तुम रिसर्च करना, 3 साल पहले कितने आर्टिस्ट थे, उसमें से कितने लोग अभी काम कर रहे हैं। पर भाई एक ट्रेंड आया था बॉलीवुड में बीच में, अभी भी है थोड़ा थोड़ा, कि पुराने गाने रीमेक करना, और उसका ना ये हमें बड़ा फील होता है पर्सनली कि एक तरीके से गाना बेकार कर दिया, या एक गाना मतलब बहुत बार ही लगता है कि यार पहले वाला ज्यादा अच्छा था, तो है। वो जो रियल बना था वो ज्यादा अच्छा था। आपको ऐसा लगता है? तुम लोगों ने ज़ियाले मिस्की सुना है मेरा? हाँ वो खराब लगा, वो तो वापस हिट हो गया, सब साल का सब। भाई, हमने तो सुना ही वो पहली बार है ना, हमें तो पता ही नहीं था वो रीमेक है। तो यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन योरसेल्फ। देयर आर सॉन्ग्स दैट पीपल हैव अ मेमोरी बट आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर। दोज आर द सॉन्ग्स दैट आई लाइक टू डू। मैं तो रिक्रिएट नहीं करता, जब व्हेन आई एम कंपोजिंग आई डोंट रिक्रिएट। शायद एक फिल्म में अभी करूँगा, उसमें भी कुछ रिक्रिएट नहीं करूँगा, सेम टू सेम ही होगा। मैं बिलीव नहीं करता इस प्रोसेस में। लेकिन मैंने अभी एक मुलाकात भी गाया, अभिषेक का जो गाना है, और मैंने जिहाल भी गाया। वो मैंने बनाए नहीं है गाने, मैंने गाए, और जिहाल मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कुछ गानों की मेमोरी होती है लेकिन वो खोए हुए होते हैं, अगर आप उनको जिंदा कर रहे हैं लोगों में, तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। अदरवाइज धीरे धीरे कम हो गया, और देखना आगे 2-3 सालों में बिल्कुल बंद हो जाएगा रिक्रिएशन। फिल्म्स रिक्रिएट होंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बनेंगे, बट गाने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा यार, कब तक आप करो? गाने भी तो इतने से ही है ना, कितने कर लोगे? और ओरिजिनल म्यूजिक की बहुत जगह है इस दुनिया में। एनिमल ने वो साबित कर दिया है ना, कबीर सिंह ने वो साबित कर दिया कि यार, और इवन फॉर दैट मैटर जो विकी की फिल्म आई जिसमें सचिन जिगर का म्यूजिक है, फिल्म का नाम क्या है? नहीं सैम बहादुर नहीं, वो जो सारा के साथ फिल्म आई, लक्ष्मण उतेकर ने बनाई, तेरे वास्ते गाना था जिसमें, वो फिल्म ओरिजिनल म्यूजिक, सुपर हिट म्यूजिक है। तुम तू झूठी में मकार ले लो, सुपर हिट म्यूजिक, ओरिजिनल म्यूजिक। मेरी एक फिल्म थी चोर निकल के भागा, जानिए गाना है, ओरिजिनल म्यूजिक, सुपर हिट म्यूजिक। मतलब देखो ना कैसे कंजम्पशन लोगों का चेंज हो रहा है। वो एक दौर था कोविड के पहले जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे रिक्रिएशंस को। अब ओरिजिनल म्यूजिक आएगा, ओरिजिनल आर्टिस्ट, और ज़मीन के आर्टिस्टों का वक्त है ये। जो लोग इस तरह से दुनिया को ऊपर करके सर देखते हैं ना, उनका वक्त है। जो ऊपर से नीचे करके सर देखते हैं उनका वक्त है। बिल्कुल भाई, जनता को ना चाहिए ओरिजिनलिटी चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए जनता। तो एक हो जाए, एक भाई रिक्रिएट नहीं, वो हो जाए जो आप दोबारा नोटिस में लाना चाहते हो ना गाना, कि भाई ब्रिंग बैक हो जाए उस गाने का। ऐसा तो कोई गाना नहीं है, इसका मांझा सुना देता हूँ। नोटिस तो हो ही रहे गाने का, नोटिस होने का प्रॉब्लम नहीं। हो जाए भाई, हो जाए मांझा। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, है तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, है मेरी जान चली जाए, है तुझ मुड़ के देखे, है तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, है वाह भाई वाह वाह। मेरे माइंड में चल रहा था अब जानिए की मिक्सिंग आ जाए जल्दी से। जानिए भी सुना देते। भाई मैंने आपसे पूछा था आपका फेवरेट, तो आपने कहा तो मैं सुनाऊंगा। तो मेरा फेवरेट गाना बनाया नहीं अभी तक मैंने, बनाऊंगा किसी। दिल चाहता है देखी तुम लोगों ने? हाँ, दिल चाहता है। मैं उस फिल्म ने म्यूजिक कंपोजर बनाया मुझे। उसमें एक सीन है, तुम लोग भी देखना यूट्यूब पर। डिम्बल कपाड़िया आती है,
आप लोगों ने देखी दिल चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल चाहता है में डिम्पल कपाड़िया जाती है अक्षय खन्ना के घर। अक्षय खन्ना बोलता है कि मैं तुम्हें पेंटिंग्स दिखाता हूँ। तो पोर्च पे जाती है, एटिक जैसा बना हुआ है जहाँ वो पेंट करता है, देखना ये सीन जाके। हाँ हाँ। जाती है तो पेंटिंग्स देखती है, ये देख रहा है उसको पेंटिंग्स देखते हुए, और देखते देखते कहती है इसमें से एक पेंटिंग में आँख बंद है, एक में ताला लगा हुआ है, एक में ये, एक में वो है, और उसके बारे में बताने लगती है अक्षय खन्ना के बारे में कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है ऐसी। पीछे एक म्यूजिक बज रहा होता है, दारी री रारी दारा रा 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 री दारी, ऐसा म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा। फिर वो अक्षय खन्ना से पूछती है इसमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी? उसको देखता रहता, फिर कहता वो मैंने अभी तक बनाई नहीं। इस सीन ने म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया मुझे, क्योंकि वो जो म्यूजिक है, ये जो सीन है, मुझे लगा ये कैसा मैजिक है यार, ये क्या होता है। 2001 में आई वॉज 10-11 years old। मैजिकल, मतलब मुझे लगा यही है यार, यही दुनिया, यही करना है मुझे। कमाल है। तो बेस्ट वाला गाना बनाया नहीं मैंने अभी, सेकंड बेस्ट वो भी नहीं बनाया अभी तक। काम चलाऊ वो चल रहा है। तो कोई काम चलाऊ सुना दो। यार बड़ा मुश्किल है, ऐसे बताओ यार कौन सा। जान यही हो जाए। तेरी अखियां वेख के चन शर्मोने, तारे भी देख के लुक छुप जोने, अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल पे वार करे तेरी। ये गाना लिखा भी मैंने है। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई जी यार, हाथ में डालो इसी बात। भाई की स्टाइल अलग है, गाना चल रहा है, गाना ये गाना लिखा मैंने, ये गाना। भाई लड़कियां कितनी पिघला देते होगे आप वैसे अपनी आवाज से। मुझे लगा था ये सब कुछ कंट्रोवर्शियल पूछे, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा मुझसे। अब आ गया लास्ट में। लड़कियां कितनी पिघला, वो तो पिघलती हुई लड़कियां बताएंगे कितनी पिघल रही हैं। नहीं आप डीएम पे एक बार तो देखते होगे भाई कि आज का रेट क्या है। भाई जैसे आपने कहा, मैं दिन में मैं रिप्लाई करता हूँ लोगों को बैठ के, पर्टिकुलरली आधा घंटा देता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 55% लड़के हैं। भाई हम सही कहते थे, यही एक करियर है जहाँ ज्यादा लड़कियां डीएम। देख मुझे किसी ने बताया था, नहीं लेकिन पता है अब तो मुझे ना लड़कों का भी मैसेज देख के, पहले कभी होता होगा फैसिनेशन, ये भी फैसिनेशन भी खत्म हो गया, लड़का मैसेज करे या लड़की, क्योंकि यार अब मैं दोनों की इमोशन देखता हूँ, और सभी सुंदर लगने लगते हैं जब आपको, मुझे ये भी इतना ही सुंदर लग रहा है जितनी कोई बहुत सुंदर लड़की लगेगी। तो हाँ, मतलब अब इसका मीम कट जाएगा बाहर। काट दे भाई विग में इमेजिन कर लिया। अब ये मतलब कहने का मतलब है यार, प्यार पे इतना ज़्यादा भरोसा हो गया ना कि मुझे सारे इंसान खूबसूरत लगने लगे। और जो भी डीएम करता है ना, मतलब कभी भी नोटिस करना, अगर तुम्हारे सर्कल में कोई होगा, मुझे अगर किसी ने डीएम किया है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्या तो वो लड़की वो लड़का क्या फ़र्क पड़ता है, जो पिघल रही है वो खुद बताएंगे कि मैं पिघल रही हूँ। जैसे आपने कुछ साल पहले सेलेना गोमेज को टेक्स्ट किया था, अभी टेक्स्ट किया था, तो आपने अभी किसी को टेक्स्ट करते हैं? एक एक्ट्रेस को मैंने टेक्स्ट किया था बहुत साल पहले, देखिए तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताइए मत। अब तो नहीं बताएंगे, एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट मैंने एक एक्ट्रेस को टेक्स्ट किया कि यार सुनो मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। तो स्ट्रगल में आदमी सबको टेक्स्ट करता है। मैंने सलमान खान को भी टेक्स्ट किया था वैसे। बाद में एक दिन सलमान भाई का जब पहली बार मेरे पास फ़ोन आया, कहते मेरा नंबर तो कैसे है तुम्हारे पास। मैंने रहमान साहब को भी टेक्स्ट किया था। मैंने रहमान साहब को एक बार मैसेज किया, फ़ोन किया, मैंने कहा रहमान साहब मैं आपके साथ काम करना चाहता, मैं झाड़ू भी लगा लूँगा आपके स्टूडियो। तो बोले विजय से बात करो, उनका मैनेजर था विजय, 2012 की बात है। तो मैंने बोला विजय का नंबर नहीं है मेरे पास। कहते जैसे मेरा मिला वैसे उसका भी मिल जाएगा। किसी दिन बताता हूँ रहमान साहब को ये। अभी तो बहुत काम किया हमने, 5-6 गाने कर लिए साथ में। तो ये एक्ट्रेस को टेक्स्ट किया, और उसके बाद कट्टू 6-7 साल बाद ना दोस्ती हुई इस एक्ट्रेस। मेरे स्टूडियो आने लगी और दोस्ती बहुत अच्छी, एकदम जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसी वाली दोस्ती। तो कहती व्हाई कांट आई फाइंड यू ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था कि इसको पता लग गया अगर कि मैंने ये इतना बड़ा स्ट्रगलर है साला। फिर अच्छा, फिर मुझे रियलाइज हुआ ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक करो तो डिलीट हो जाते मैसेजेस, तब तो हो जाते थे। अच्छा, फिर मैंने कहा दो मुझे अपना फोन क्यों नहीं ढूंढ पा रही हो, तो मुझे रुको कट ये देखो हूँ तो सामने ही तो है, देखो ना 5 मिलियन में ही हूँ। तब 12,000। अच्छा, नाम नहीं बताओगे? नाम नहीं बताऊंगा यार। हिंट दो, हल्की सी गेस करते चलो प्लीज। कंट्रोवर्सी तो अब हो जाएगी कि इस विशाल मिश्रा ने करा इस एक्टर को
ब्लॉक, इस एक्ट्रेस को ब्लॉक। लोग ये काट देंगे ना, 5 उस टाइम करा था, अब करा था। बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन करा तो था यार। देखो स्ट्रगलर आदमी, कॉमन आदमी जो होता है ना, वो यही सब करता है। वो चाहता है कहीं से काम मिल जाए, ये एक्टर दे दे। मेरे उस एक्ट्रेस को मैसेज करने का कारण ये नहीं था कि मुझे वो अच्छी लगती, मुझे लगा ये काम कर रही है, इसके साथ काम कर लूँगा। लेकिन बाद में सबसे दोस्ती हो गई। जो सोचा ना लाइफ में, जो सोचा वो हो गया। ये ऊपर वाले का करा मैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता। मतलब अब सोच रहा हूँ जो वो भी हो गया तो और मज़ा आएगी। शादी का प्लान है? नहीं यार, हो गई? नहीं पागल। शादी के लिए बहुत वक्त चाहिए। शादी के लिए क्या, रिलेशनशिप के लिए भी एक वक्त चाहिए। बहुत लकी हैं वो लोग जिनके पास शादी में वक्त है। अपने पार्टनर को शादी करने के बाद अगर आप वक्त नहीं दे सकते तो ये अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के लिए अनफेयर है। और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अभी। पर देखोगे तो कोई इंडस्ट्री से ही देखोगे या फिर अलग, जैसे धोनी भाई ने? ये तो बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है, किसी को क्या पता किससे। इंडस्ट्री वाले लोग को ऐसा तो ना रात में जीरा खाते हैं अलग से ज़्यादा, या चाट मसाला ज़्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं। पर ये होता है ना कि थोड़ा एक क्रिएट हो जाती है इमेज। जीवन के जिस पायदान पे मैं खड़ा हूँ ना अभी, सिर्फ और सिर्फ वो इंसान चाहिए जिसके साथ कंफर्टेबल फील हो। वो इंडस्ट्री से हो, वो कहीं हो। और वो सिर्फ लड़की पे नहीं लागू होता है, वो जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं उन पे भी लागू होता है। तुम लोग अगर इस क्रू के साथ कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो तुम लोग काम कैसे करोगे? यही स्टैंडर्ड तुम्हारी लाइफ में भी होना चाहिए। आप कभी कभी ना लोगों की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम इसीलिए होती है। आप दोस्ती उन लोगों से करते हो जो आपकी तरह होते हैं। आप काम उन लोगों के साथ करते हो जो आपकी तरह होते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो। आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसे लोगों को क्यों बनाते हो जो आपकी तरह नहीं होते? इसीलिए आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो रिश्ते टूटते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्कोप नहीं है मेरी लाइफ में। जब होगी शादी तो गाजे बाजे के साथ। हमें बुलाओगे नहीं बुलाओगे? अब तो भाई हो गए तुम लोग। फायरिंग करेंगे वहाँ। यूपी में एक बार हमारी मौसी के यहाँ तिलक हो रहा था, तो हमने बंदूकें चला तो दूल्हे के ऊपर का जितना टेंट था सब जल गया। दूल्हा बोलता कैसे गंदे लोग हैं। यूपी की साइड तो नॉर्मल है भाई ये थोड़ा ना। अब तो मैंने बहुत दिन से नहीं चलाई, लेकिन अच्छा तो बहुत लगा। दिवाली के दिन मैं करता था ऐसा। दिवाली पे जब पटाखे जलाते तो मैं शो ऑफ के लिए पापा की, और मेरे इतने सीधे पापा ऐसे कान बंद करके खड़े हो जाते थे और मैं ले जाके उनकी बंदूक ठाए 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 6 चला के फिर इधर उधर देखता तो कौन देख रहा है, और 5वीं चलाने के बाद 6ठी ठाए। भाई आपके फादर बहुत कूल है यार, हमारे तो चुट्टा से ना करने दें। हमारे तो क्या अंदर रख दे इसे वापस, ठीक है ना। मेरे पापा कूल हो गए वक्त के साथ साथ। हाँ। भाई सुनो, एक लास्ट वो है, क्या? पैसे मत मांगना या फिर गाली मत देना। मैं ये लाइन सुनना चाह रहा हूँ, कैसे हुआ कि कौन सी जो शब्द है कि बारिश की बोली, वहां से अगर आप थोड़ा सा गाना सुना दो तो मजा आ जाएगा। बारिश की बोली, पहली चीज़ तो मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है गाना। आप सब लोग जानते ही होंगे उन्हें जी, बट ऑफ कोर्स आप सभी जान गए उनको। इंडियन आइडल, वो कमाल है, वो मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, जितना राजशेखर से करता हूँ उतना ही प्यार। कमाल ही है वो। बारिश की तो उन्होंने मुझे 3 अंतरे भेजे थे, मैंने ये वाला चुना, बारिश की वो सुना देता। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, ऐ सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। ना कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हो कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। भाई वाह भाई, सच बताओ मेरे माइंड में क्या चल रहा था जब आप गा रहे थे कि एक ऐसी रील आएगी जिसमें आप शुरुआत कर रहे हो यहाँ पे
और फिर कट टू हम तीनों खड़े होंगे आपके कॉन्सर्ट में और आगे का ड्रॉप वहां कर अब दी बोले ना, भाई तगड़ी रील कटेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट हुआ, इतना कैंडिड पॉडकास्ट हमने आज तक नहीं करा। सोचा नहीं था भाई ऐसा होगा। भाई मुझे बहुत मजा आई, और मैं खुद तुम लोगों की पॉडकास्ट देखता हूँ, तुम्हें पता ही बता ही चुका हूँ मैं किन किन चीज़ों की लत लगा दी। और मुझे बहुत मज़ा आया, मैं सुबह से एक्साइटेड था, मुझे लग रहा था बहुत आनंद आएगा, क्योंकि एक जो एनर्जी है तुम लोगों की, आई थिंक इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी रगेड, और ये पूरी जगह की एनर्जी बहुत कमाल है, ये तुम्हारा क्रू भी बहुत कमाल है। इसको देर हो रही, बड़ी देर से घर ही नहीं। भाई ये 8 बजे के बाद भाग जाते हैं, पर आपके लिए रुके हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, इन्होंने हमसे कभी किसी गेस्ट के लिए इतना नहीं बोला कब आएंगे जितना आपके लिए बोला। नहीं भाई, आप लोगों के पास आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही इन लोगों को देखो, सब्सक्राइब करो, ये बहुत अच्छे हैं यार, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों से वो चीज़ें निकलवा रहे हैं जो नॉर्मल इंटरव्यू में नहीं निकलती। तो करो, और सक्सेसफुल बनने के लिए एक ही सिर्फ है, मेहनत करो। छोटे छोटे शहरों से आके, सारे लोग हम सब छोटे छोटे शहरों के ही हैं, बनाओ, बढ़िया करो, और जीते रहो यार। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भाई अभी हमने रिसेंटली एक मर्चेंडाइज लॉन्च करी है, मैं चाहता हूँ हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट तोहफा हमारी ये तो बॉलीवुड शोज की तरह सा खाली तो नहीं दे रहा मुझे डब्बा? नहीं सर, खाली बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बजट रहता है थोड़ा। एक हुडी है, अरे वाह। आप खोल के देखो। सो व्हाट डू यू कॉल दिस? ये इस पे एक डायलॉग है हमारा जिस पे लिखा है पापा कंचा। पापा कंचा मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो आपके गाने होते हैं, अरे पापा कंचा गाने बनाते हो भाई आप, मजा आ जाता है यार। मुझे इसको देख के एक सवाल है, ऑफ कैमरा पूछूंगा तो। हाँ। चलो दोस्तों, हमें तो मज़ा आ गया। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और आपको लगता है कि आपके दोस्त, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और ये पॉडकास्ट देखकर आपको मोटिवेशन मिल रही है, कुछ भी वैल्यूएबल आप यहाँ से लेकर जा रहे हो, तो इसको अपने तक मत रखो, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। पॉडकास्ट को शेयर कर दो। विशाल भाई का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो पर इनकी रीलें देख रहे हो बिना फॉलो करे, तो यार एक फॉलो बटन दबा दो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें। और गांधी जी ये तो बता दो कि ये कहाँ से लेंगे? अरे हाँ, ये मर्च अगर आपको लेनी है तो भाई realitstore.com हमारे स्टोर का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पापा कंचा। भाई जी ये नहीं दिखाया आपने, ये भी दिखा दो कैमरे पे। ये देखो, हमें देखो कैसे कप में इन्होंने चाय। तुम लोग बॉम्बे आओ यार, स्टूडियो में करेंगे एक पार्ट। डन भाई, डन। मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक, थैंक यू। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय माता दी। जय माता दी।